चलो, तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन गाइज एक क्विक मतलब एक और 2-3 मिनट वेट करते हैं, मतलब काफी सारे लोग ज्वाइन 8:30 हुआ है तो 8:35 को विल स्टार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला उस दिन मैंने टॉपर्स को बुलाया था, कुछ टॉपर्स को बुलाया था अपने यहाँ पे। आज वो नहीं आ पाएंगे तो मैं उनका सिर्फ वीडियो छोटा सा प्ले करके दिखाता हूँ बिफोर वी स्टार्ट। देखो आपके लिए पूरा का पूरा बना के रखा है मैंने, ये पूरा का पूरा अगेन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सब कुछ चैप्टर्स यहाँ पे है, ठीक है। बट मुझे कुछ चीज आपको दिखानी है, कहाँ पे है, हाँ मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देख लो सब गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन 2 मिनट के लिए सब लोग यहाँ पे देखो। अगेन जैसे मैंने बोला बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मास्टर क्लास इज 8, 9, 10th का क्लास। नो, वी आर नॉट 8, 9, 10th। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर नॉट 8, 9, 10th। हम लोग 8, 9, 10th नहीं पढ़ाते। ये लेक्चर्स में इसके लिए रख रहा हूं कि आपका भला हो जाए आपके 10th में आईसीएससी में। और ये मुझे बताना है कि ये सारे के सारे टॉपिक जो आईसीएससी में पढ़ते हो, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक वैसे के वैसे जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं डेप्थ के साथ, ठीक है। तो गाइस ये जेई मेन का हमारा 2025 का इस साल का रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, मतलब ये तो मैंने जस्ट बनाया, बाकी पूरा का पूरा जितने भी अपने सेंटर्स है मास्टर क्लास के सेंटर्स आप देखोगे, विलेपार्ले, अंधेरी, गोरेगांव, मालाड, कांदिवली, बोरीवली, दहिसर, जो भी होगा वहां पे आप विजिट करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो वेदांत सक्रे, he has got 99.94 परसेंटाइल और बाकी सब लोग, ठीक है। तो पार्थ कृष्णानी, पुण्यांश, ये सब लोग वेदांत, ये सब आईसीएससी के स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम। सो आई थिंक ये आईजी का था, आईजीसीएससी बोर्ड का था। वेदांत सक्रे को जेई मेन में, अभी के जेई मेन में 99.94 परसेंटाइल आया हुआ है। बट इसको 10th में he has got 99.6% एंड आई थिंक पार्थ को भी अराउंड 99% आए हुए थे। मुझे एग्जैक्टली बात का याद नहीं, बट इसको 99.6% आए हुए थे। इसने भी मतलब जो वेदांत सक्रे था, अगेन ही हैज गॉट लाइक, अगेन मैं आपको बता रहा हूं 99.94 परसेंटाइल है उसको जेई मेन में, ठीक है। बट उसके बाद उसका 99.6% था आईसीएससी बोर्ड में। मैं आपको बता रहा हूं प्रीलिम्स में या जो भी आपके एग्जाम्स में जितने भी मार्क्स आए ना, मैं आपको बता रहा हूं आराम से 6 to 7% आपका बोर्ड में आराम से बढ़ सकता है, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलो फटाफट, अभी हमारे पास हर टॉपिक के रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट है। 10 to 12 मिनट्स में हम एक टॉपिक खत्म करते जाएंगे। ऐसे करके हम क्विकली अराउंड 7 to 8 टॉपिक्स खत्म करेंगे। ओके गाइस, सब लोग एकदम रेडी है, ठीक है। सिर्फ एक बार यस लिखो, मतलब यस यू आर देयर, ऐसा मुझे समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स ऑनलाइन लेक्चर और मैं देख नहीं सकता आपको, आपके सिर्फ नाम पढ़ सकता हूं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। ओके, रेडियो एक्टिविटी। नाउ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मैं क्विक एक छोटा सा रिकैप देता हूं, क्या क्या याद रखना है आपको रेडियो एक्टिविटी में। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलोम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है, विच इज 1840 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। दिमाग में रखना है चीज। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6726। देखो यहाँ पे 1.6 × 10⁻27 ये मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी देखो 1.67 × 10⁻27। और आपको 1 AMU कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट, 1.66 लेते हैं यहाँ पे in 10⁻27, which is mass of proton generally, right? बट यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में भी फर्क है। ये 26 है, यहाँ पे 49 है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। अब न्यूक्लियस साइज, अब देखोगे हम इस रेडियोएक्टिव टॉपिक में सिर्फ पढ़ते हैं न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस होता है, उसके बाजू में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो उसको एटम बनता है, राइट। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को अपन को देखना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ए बॉन्ड, वो बॉन्ड, ठीक है, वो सब देख लेंगे बाद में। अभी आपने को आज देखना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 10⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है। 10⁻14 मीटर, विच इज 10⁻5 टाइम्स एटम साइज, मतलब 1 लाख टाइम्स छोटा होता है वो। एटम का इतना होगा तो न्यूक्लियस इतना सा होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज मास नंबर, विच इज number of protons plus number of neutron. Z is atomic number, which is number of protons. ये protons plus neutron है, ये protons है, ठीक है, ध्यान में रखना। chemical change versus nuclear change. Now what is chemical change? chemical change में सिर्फ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, घूमते रहते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस चेंज में क्या इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस चेंज में भाई ये सब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये सब इन्वॉल्व होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपना कोई भी जो भी मटेरियल होगा वो, ठीक है, जो भी एटम का अपने को न्यूक्लियस देखना है उसको एक्स बोलेंगे। ए मतलब क्या, ऊपर रहेगा मास नंबर, नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर, ए और जेड। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर मतलब ओनली प्रोटॉन्स, ठीक है।
अब तीन ये क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स मैंने एकदम याद रखने के लिए बोला था। आइसोटोप्स क्या होता है, इसमें पी है। आइसोटोन्स क्या होता है, इसमें एन है ना, आइसोबार्स। पी मतलब क्या, आइसोटोप्स, यहाँ पे पी है ना, मतलब प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन सेम। प्रोटॉन मतलब क्या, जेड, जेड इज प्रोटॉन, तो सेम जेड। आइसोटोन्स मतलब क्या, सेम न्यूट्रॉन। और आइसोबार्स मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस इतना ही है। देखो इधर सिर्फ प्रोटॉन नंबर सेम हो सकता है, सिर्फ न्यूट्रॉन सेम हो सकता है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तीनों दोनों सेम हो सकता है, मतलब दोनों का एडिशन सेम हो सकता है। वही आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स है। आइसोटोप्स प्रोटॉन सेम, आइसोबार्स दोनों एडिशन सेम, आइसोटोन्स सिर्फ न्यूट्रॉन सेम। आइसोटोप्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन से, मतलब जेड, ऊपर ए और नीचे जेड होता है। तो देखो जेड सेम है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये जो हाइड्रोजन, ये देखो 1 1, यहाँ पे देखो कार्बन का नीचे वाला सब सेम है, ऊपर वाला बदल रहा है, जेड बदल, सॉरी ए बदल रहा है, तो डिफरेंट ए। ठीक है, इसमें जो C14 है ना, ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, ये कार्बन। क्लोरीन, क्लोरीन में देखो क्या है, क्लोरीन में नीचे 17 ऊपर बदला है, तो देखो यहाँ पे नीचे वाला सब कुछ सेम है। यूरेनियम, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, राइट। हाँ, सबसे लार्जेस्ट आइसोटोप कौन सा है, 3, ये याद रखना है। आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स मतलब सेम, अभी नहीं, पहले आइसोटोप्स हो गया, अब आइसोबार्स मतलब क्या, सेम ए, मतलब दोनों का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों सेम, सेम है बट डिफरेंट सेट, सेम ए, सेम है मतलब ऊपर वाला सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, देखो यहाँ पे ऊपर 23 यहाँ पे भी देखो कार्बन, नाइट्रोजन ऊपर सेम है, नीचे बदल रहा है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मिरर आइसोबार्स, मिरर आइसोबार्स। ये भी टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज आ गया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, एड इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, माइनस प्रोटॉन्स कर लो तो न्यूट्रॉन ही मिलेगा, तो सेम ए माइनस जेड बट डिफरेंट जेड। तो सेम ए माइनस जेड मतलब ए और माइनस जेड, तो 23 माइनस 11 कितना होता है, 12, 24 माइनस 12, 12, देखो सेम। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये सब कुछ रेडियो एक्टिविटी। अब क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी मतलब किसने फाइंड आउट किया, हेनरी बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी फाइंड आउट किया। क्या बोला उसने, रेडियो एक्टिविटी मतलब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दे आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ, नॉट वेरी वेरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर, इफ दे आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटम का साइज बढ़ता है। जैसे ही साइज बढ़ता है, न्यूट्रॉन मतलब कुछ चीजें बाहर निकलना चालू करती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बाहर निकलना चालू करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बैक्वेरल ने बताया था, इसलिए वो यूनिट भी बैक्वेरल होता है। ठीक है, कौन से यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टिनियम, ये सब कुछ रेडियो एक्टिव चीजें होती है। क्या निकलता है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज निकलते हैं। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज हेलियम न्यूक्लियस, हेलियम न्यूक्लियस, पूरा का पूरा हेलियम न्यूक्लियस निकलता है ना, मतलब यूरेनियम का ऐसा न्यूक्लियस दिया रहेगा, वहां से पूरा हेलियम न्यूक्लियस निकल गया, मतलब अल्फा पार्टिकल निकल गया। हेलियम न्यूक्लियस इज 4He2। ठीक है, अब इसके हेलियम के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उनकी जो मतलब फ्लोरोसेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ अल्फा, बीटा, गामा सब कुछ करता है। तो यहाँ पे चीजें लिखी हुई आपको पता ही है। ठीक है, ये अल्फा है। बीटा क्या होता है, बीटा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकलता है भाई, इलेक्ट्रॉन। जीरो, देखो इलेक्ट्रॉन का अभी एक्स ए जेड में अपने को लिखना है, तो ऊपर ए होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई मास है ही नहीं ना, तो इसलिए जीरो लिखा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जेड -1 है, तो -1, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखते हैं, 0e-1। इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसलिए इसकी जो आयनाइजिंग पावर है, देखो इसकी अल्फा की आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी आयनाइजिंग पावर इससे कम होती है, 1/100 टाइम्स है। ठीक है, हाँ, बट इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत, स्पीड ज्यादा है ना, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, अंदर पेनिट्रेट करता है। ठीक है, और गैमा रेडिएशन, भाई गैमा रेडिएशन तो ये दोनों पार्टिकल्स है, गैमा में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आयनाइजेशन पावर इसकी और कम होगी, मतलब सबसे कम आयनाइजिंग पावर किसकी होगी, गैमा की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, अल्फा की। तो आयनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गैमा, आयनाइजिंग पावर। बट गैमा की सबसे पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा अंदर पेनिट्रेट करेगा गैमा, फिर बीटा और फिर अल्फा। ये चीज ध्यान में रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट है ना, तो मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कब निकलता है, ये एक्स से वाई, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। अब एक्स से वाई बना, मतलब तब ये जो निकला, ये अल्फा पार्टिकल निकला। तो कभी भी ध्यान रखना, ऐसा कोई भी रिएक्शन दिए होंगे ना अपने बोर्ड्स में, तो हमेशा ऊपर वाला, देखो ये सब पेरेंट होता है, ये डॉटर न्यूक्लियस होते हैं, तो डॉटर न्यूक्लियस का ऊपर का जो मास नंबर है वो ऐड करने का इक्वल टू ये होगा,
मास नंबर कंजर्व होगा ना भाई, ये ए है तो ये ए -4 + 4 तो ए ही बनेगा, Z -2 + 2 तो Z ही बनेगा। कभी भी दिमाग में रखना, यहां पे अल्फा पार्टिकल इस तरीके से निकलता है, यहां पे बीटा पार्टिकल निकलेगा तो बीटा पार्टिकल कब निकलता है ध्यान में रखना, अंदर से इलेक्ट्रॉन, क्या बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, अंदर न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, वो क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जब न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। बाद में जाके पढ़ोगे बीटा, ये माइनस डी होता है, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन भी निकलता है, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, पता है, अभी कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ आपके लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस तरीके से लिखेगा, देखो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भाई अब यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन एक बढ़ गया ना, मतलब एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, Z+1 हुआ तो इसलिए Z+1 -1 Z होगा, A+0 A होगा, तो इस तरीके से दिखेगा। गामा रेडिएशन क्या होता है पता है, गामा रेडिएशन जो होता है ना, मतलब ये प्रोसेस हो रही है, एक्स से वाई जब बन रहा है तो एक्स जो होता है ना, मतलब बनते बनते एक्साइटेशन स्टेज में जाता है और फिर वो डी एक्साइट होता है, और डी एक्साइट होते हैं तो गामा रेडिएशन निकलता है। तो पता है अल्फा जब रेडिएशन निकलता है उसके साथ साथ गामा निकल सकता है, बीटा के साथ भी गामा निकल सकता है, बट अल्फा एंड बीटा दोनों साथ में नहीं निकलेंगे, कभी साइमल्टेनियस नहीं होता, पहले अल्फा निकलेगा फिर ये वाई का बीटा निकल सकता है, बट गामा दोनों के साथ निकल सकता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। तो देखो ना एक्स स्टार लिखा है तो एक्स ही एक्स बना रहा है, तो सिर्फ ये जब बनेगा एक्साइटेशन में जाएगा फिर डी एक्साइट होगा, मतलब जैसे वाई बन रहा होगा तो वाई एक्साइटेशन में जाएगा फिर डी एक्साइटेशन में जाएगा और फिर गामा निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस क्या होता है, अब ये तो रेडियोएक्टिविटी होगी, अब न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या होता है, फिजन मतलब क्या, टूटना, ब्रेक होना, फ्यूजन मतलब क्या, जुड़ना, एडिशन, राइट। सो बेसिकली इसमें जो एनर्जी निकलती है, हाउ टू कैलकुलेट दैट एनर्जी, बाय यूजिंग आइंस्टाइन का एकदम फेमस इक्वेशन E = mc², दिस डेल्टा एम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। गाइस आपने नंबर्स डाले ना सबने, चैट बॉक्स में नंबर डाले ना, ये स्लाइड्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, परसों के लेक्चर में किया नहीं था, इस लेक्चर में कर दूंगा, तो सो दैट यू कैन डायरेक्टली क्विकली गो थ्रू, मतलब आज मेरा लेक्चर आप सुन रहे हो तो क्विकली यू कैन गो थ्रू द लेक्चर, ठीक है, चलेगा गाइस। जिन्होंने भी नंबर्स डाले उन नंबर्स पे डाल देंगे, ठीक है। हाँ, E = डेल्टा एम c²। अब मुझे बताओ एक सिंपल सी बात, डेल्टा एम मास जब 1 AMU है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, इतने मास के लिए अब इतना मास यहां पे डालोगे ना, इंटू c² करोगे तो ये एनर्जी मिलेगी, कितनी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी मिलती है, ठीक है, इतने मास डिफेक्ट पे। वैसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब डालो इसके अंदर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डालोगे तो भाई इतनी एनर्जी मिलती जाएगी, समझ में आ रहा है, इतनी एनर्जी। ये कुछ नंबर है जो दिमाग में रखने हैं आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी है, जैसे जूल होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट व्हाट, 1 × 1.6 × 10⁻19 जूल। कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना है, कभी गलती से पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है, फिजन में क्या होता है, यूरेनियम न्यूक्लियस होगा, उसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होगा, अब जैसे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो गया तो यहां पे बेरियम क्रिप्टॉन बनता है, और उसके साथ साथ और 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, देखो 3 न्यूट्रॉन, और कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है, उस एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है, फिजन रिएक्शन। और जो एनर्जी निकलेगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एम c², तो डेल्टा एम निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम मतलब क्या, इन सबका मास, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियर, इनका मास, इन सबका मास ऐड करो, इन सबका मास ऐड करो, दोनों के अंदर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो इतना 0.2 AMU का डिफेक्ट दिखेगा, मतलब कुछ मास गायब हो जाएगा, यहां से यहां पे मास कुछ गायब हो जाएगा, वो गायब होने वाला मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो एनर्जी कितनी आती है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिखा हुआ है मैंने, कुछ चीज आप याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। सेम चीज ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब ध्यान में रखना, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जब ये न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना बाहर तो बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस रहेंगे, जैसे ये चेंबर है इसमें बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस रहेंगे, अब न्यूट्रॉन निकलेगा, जैसे न्यूट्रॉन निकलेंगे वो बाकी यूरेनियम के अंदर जाके बम्बार्ड करेगा, और जैसे बाकी वो भी चेन रिएक्शन बन जाएंगी, वापस ऐसे टूटेगा, तो ऐसे यूरेनियम न्यूक्लियस बहुत सारी न्यूट्रॉन्स निकालते रहते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, वो जाके दूसरे यूरेनियम के ऊपर अटैक करते हैं और चेन रिएक्शन बनती है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बने तो क्या करते हैं, मॉडरेटर्स डालते हैं, मॉडरेटर्स ग्रेफाइट एंड हेवी वाटर के होते हैं, हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट हम लोग ने डाल दिया ना तो भाई ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना वो कंट्रोल्ड में आ जाते हैं, और पूरा का पूरा रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनेगा, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, ठीक है, जो आपको पता है। सेकंड होता है फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन मतलब दोनों को ऐड करना, देखो यहाँ पे दो, इनको ऐड करके
चीज बनती है। जैसे यहां पे देखो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम को ऐड करके ये हीलियम का ये वाला आइसोटोप बन गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये बन गया यहां पे भी कुछ एनर्जी निकली, ये दोनों को हीलियम एंड हाइड्रोजन ये मतलब ड्यूटेरियम को दोनों को ऐड करके ये बन गया, कुछ एनर्जी निकली। अब दोनों को जब ऐड करना होता है ना, मतलब फ्यूज करना होता है, भाई ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगता है, बहुत हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन, और ये इससे बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। ध्यान में रखना, सब अलग 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 मैंने लिखा हुआ है, इससे हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, दिमाग में रखना। बट आपको पता है एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी मिलती है, ये ज्यादा इफिशिएंट है फ्यूजन से, बट ये पॉसिबल नहीं है भाई, इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर, क्विक क्वेश्चंस। क्या क्या क्विक क्वेश्चंस है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा बीटा गामा। ध्यान में रखना, कभी भी सबसे ज्यादा बीटा डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बीटा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, फिर अल्फा होगा, गामा अनडेविएटेड जाएगा सीधा, दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। When does the nucleus of an atom tend to become radioactive? कब बोला था? Number of neutrons is greater than number of protons, which is generally atomic number 82 के बाद, ठीक है, atomic number 82 के बाद होता है चीज। How is the radioactivity of radioisotopes affected if undergoes a chemical change? भाई chemical change से कोई भी, it is nuclear phenomena and it is related to what? Stability of nucleus। भाई उसका कोई लेना देना नहीं है, बाहर chemical change का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पे देखो, हाँ, अब इस टाइप का कंप्लीट द रिएक्शन टाइप का चीज आता है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये पी है, देखो क्यू बन रहा है और कुछ हेलियम न्यूक्लियस निकला, पी से हेलियम बना। अब आप एक सिंपल सी बात बताओ, सपोज यहां पे देखो, यहां पे कुछ नहीं दिया है और ये भी कुछ नहीं दिया है, तो मैंने आपको क्या बोला? 238 4 तो बन गया, तो बचा कितना? 234। तो यहां पे नंबर क्या आएगा? 234 आएगा। यहां पे 92 से 2 निकला, तो यहां पे क्या आएगा? 90। आप देखो ना, 90 प्लस 2 92, 230, 230 प्लस 4 238, इस तरीके से। अब यहां से बीटा निकला, अरे बीटा निकला, तो अब बीटा निकला मतलब क्या निकला? ये निकला इलेक्ट्रॉन 01। अब मुझे बताओ 234 है, दोनों को ऐड करके तो यहां पे 234 ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर 0 है। अब यहां पे -1 है, इधर 90 है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? अरे भाई यहां पे माइनस है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? 91 होगा ना, 91 -1 कितना होगा? 90 हो जाएगा। अब इस तरीके से बस, कुछ नहीं, दोनों का एडिशन ही होता है, इन दोनों का एडिशन ही होता है, ये बस ये, ठीक है। नेम द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हिच हैज द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। किसके पास होता है हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर? अल्फा पार्टिकल्स के साथ होता है, सबको ही पता है। हाँ, ये चीज आपको कभी कभी याद रखना है। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ विच स्टडी द डिके ऑफ आइसोटोप्स होता है ना, वो कार्बन यूज होता है, कार्बन, ठीक है, वी यूज कार्बन टू स्टडी दिस, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? नाउ द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी अराइजेस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव प्रोसेस लाइक डीके, फिजन और फ्यूजन। During these changes, combination of mass product nuclei becomes less than that of reactant nuclei, resulting in the mass loss, which leads to liberation of energy. यही तो मैंने बोला, डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास ऑफ रिएक्टेंस एंड मास ऑफ, देखो मास ऑफ रिएक्टेंस एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, उन दोनों के अंदर क्या होगा? उन डिफरेंस के अंदर डिफरेंस रहेगा, उसको मास डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो बीटा रिएक्शन उन्होंने बोला है, क्या है सेकंड? व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन? ये छोड़ दो, ये सब इजी चीज है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, ये कुछ काम का नहीं, जो काम का नहीं में देखना, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? कंबाइनिंग टू और मोर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? स्प्लिटिंग हेवी न्यूक्लियस इनटू मोर लाइटर न्यूक्लियस, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन इन द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट कहां पे डिस्पोज किया जाता है? इन अ थिक लेड कास्ट अवे फ्रॉम द कॉलोनीज, दूर, ठीक है, एंड डीप इनटू द अर्थ, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स। तो 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से क्या बनता है? ए बनता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ए दिया हुआ है, ठीक है। द न्यूक्लियर ए एमिट्स अल्फा पार्टिकल इनटू बीटा, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बी? ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो पहले तो देखो यहां पे क्या है? इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या बनता है? 212, ठीक है, और 84, तो ए और जेड, ये ए था, ये जेड था, ये लिख दिया। अब यहां से 4He2 निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, तो कंपोजिशन ऑफ बी क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? 208 प्लस 4 212, 82 प्लस 2 84, सेम ही चीज किया, ठीक है। फिर न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस था, इट एमिट्स बीटा पार्टिकल,
तो क्या मिलेगा? अरे भाई वही तो चीज है ना, देखो तो कौन क्या चीज मिलेगा? तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल निकला, तो देखो ना 83 माइनस 1 82, सेम चीज सेम क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार भी, ठीक है, ध्यान में रखना, करते रहना। ये सेम चीज है न्यूक्लियर, देखो व्हाई इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? बिकॉज इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर। और दोनों को ऐड करके ये बन गया। अब इसको भी निकालना है, क्या करने का? सेम चीज, 3 + 2 क्या है? 5। देखो ऊपर के नंबर 3 + 2 5, इधर भी 4 + 1 5, 2 + 1 3, 2 + 1 3। तो इस तरीके से ये मिल गया अपने को, कंप्लीट द रिएक्शन करके बोला है। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, लास्ट का क्वेश्चन है, सब ध्यान में रखना। अरेंज अल्फा बीटा गामा रेज इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा? गामा करेगा, फिर बीटा करेगा, फिर अल्फा करेगा। सबसे ज्यादा आयोनाइज कौन करेगा? अल्फा करेगा, फिर बीटा करेगा, फिर गामा करेगा। सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल इफेक्ट किसके होंगे? गामा के, बीटा के और फिर अल्फा के। सबको समझ में एकदम सिंपल, ये चीज याद रखो। इसी के ऊपर कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है। चलो अब ये मैंने कर दिया रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये दो टॉपिक ऐसे मैं ले रहा हूं क्योंकि थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स आएंगे। भाई सबको क्विकली रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस हाँ या ना लिखो, फिर चालू कर दो वापस। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि गामा डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता? गाइस गामा जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किसको अफेक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को अफेक्ट करेगा ना, तो एक्चुअल पार्टिकल को। इलेक्ट्रो गामा रेडिएशन इज नॉट पार्टिकल, वो पार्टिकल ही, इट्स वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसा समझो आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, उसको थोड़ी अफेक्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, समझ में? ठीक है, ओके। एडवांटेज ऑफ फ्यूजन ओवर फिजन, वो देख लेना। फ्यूजन जो होता है भाई, फ्यूजन के लिए कोई बड़ा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं सॉरी, फ्यूजन के लिए सबसे बड़े टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो भाई वो एडवांटेज नहीं, बट उसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, फिजन से, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? अब क्विकली सब लोग सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है? सबसे पहले फास्ट एकदम, अभी मेरे पास वापस जा रहे 20 मिनट ले लिया है इस चैप्टर ने, तो इसको भी 15 मिनट लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल है, फिर बाद में हम फास्ट जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो ये चीज समझना चाहिए, रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एकदम सिंपल, करंट कैरिंग वायर रखो, करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में अपना थंब रखो, और ये जो फिंगर्स होंगे वो अपना मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ध्यान में रखना, राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग अलग है, ये सिर्फ राइट हैंड थंब रूल है। अब मैं 2-3 बार जो बोलने वाला हूं सिर्फ राइट हैंड थंब रूल है। आपको क्या करने का? आपका राइट हैंड लो, थंब करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा से सर्कुलर बनता है, देखो यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाती है। अब जैसे मैंने करंट बढ़ाया, इफ आई इंक्रीज करंट, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस, सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यहां पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड व्हाट इज आर? रेडियस। जैसे आप दूर जाते जाओगे, आर बढ़ते जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल जैसे बढ़ते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर? एट पॉइंट नंबर 1 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन 2, देन 3, आगे आगे और कम होते जाएगा और फिर डिसअपीयर हो जाएगा। इसलिए अपन पता है वो कार्डबोर्ड पे करंट जाता है और कार्डबोर्ड रखा है और आयन फिलिंग रखते हैं और उसके ऊपर टैप करते तो वो सर्कल में बनता है, राइट? ऑस्टेड ने बताया था, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अब लूप। अब इधर तो सिर्फ स्ट्रेट वायर थी, अब करंट कैरिंग लूप है। आपको करंट कैरिंग लूप में, जैसे करंट लूप में जाता है तो फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में करने का, थंब क्या होगा? अब देखो यहां पे भी राइट हैंड थंब रूल है, बहुत सारे लोगों को बताया नहीं होगा टीचर्स ने, बट यहां पे सुनना, एक लूप होती है ना, लूप, तो लूप के डायरेक्शन में, मतलब लूप ऐसा लूप है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स डालना है, उल्टा है यहां पे। अरे स्ट्रेट वायर में क्या था? करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स क्या थे? मैग्नेटिक फील्ड ना, फिंगर्स क्या थे? मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा यहां पे भी राइट हैंड थंब रूल ही है, बट यहां पे करंट के डायरेक्शन में क्या? फिंगर्स। अब चेक करो एक बार, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? थंब। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये थंब होगा नॉर्थ पोल, ध्यान रखना। सो एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, दिमाग में रखना, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। तो अब जैसे यहां पे देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, देखो ऐसा लूप रखा हुआ है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, थंब क्या होगा? नॉर्थ पोल, तो ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। यहां पे देखो करंट कैसे जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ऊपर क्या, नीचे क्या हो गया? नॉर्थ, ऊपर क्या हो गया? साउथ। अब यहां पे देखो सिंपल दिखा है, इस प्लेन में रखा है लूप, करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स आपके तरफ नॉर्थ, तो इसलिए नॉर्थ बाहर,
करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स नॉर्थ अंदर, तो बाहर क्या होगा, साउथ। तो इसीलिए ध्यान में रखना ये सेम चीज, इसमें भी करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये सब फॉर्मूलाज दिमाग में मत रखो, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, अभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल व्हिच इज नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब ये बहुत छोटे छोटे रिंग्स, ऐसे रिंग 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 बाजू में पीछे नीचे एक दूसरे के नीचे रखते गए तो क्या बन जाएगा भाई, सोलेनॉइड बन जाएगा इस तरीके से। सोलेनॉइड भी रिंग ही होता है, तो सिंपल सी बात है ना, सोलेनॉइड बनेगा, इतने सारे रिंग्स रखे हुए आजू बाजू में, लूप्स रखे हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो और बढ़ेगा। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, सो सोलेनॉइड आल्सो बिहेव्स एज व्हाट, बार मैग्नेट ऐसे दिखता है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पे जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, एकदम सिंपल। बार मैग्नेट भी ऐसे ही, सॉरी सोलेनॉइड भी ऐसे ही। सोलेनॉइड में सपोज करंट ऐसे जा रहा है, कभी भी ध्यान में रखना अपने राइट हैंड थंब रूल याद करो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब क्या देगा, नॉर्थ पोल, तो थंब यहां पे इधर, तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का कैसे बढ़ाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, तो इट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है। देखो यहां पे सबसे नीचे मैंने रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन क्या, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, अरे सिंपल सी बात है ना, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एन, कैपिटल एन। जितना ज्यादा करंट होगा, और सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जितना ज्यादा लेंथ होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जितना लेंथ बढ़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सो ये चीज दिमाग में रखना। और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल, इसके अंदर क्या रखा है, तो आपको पता है सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए अंदर क्या डालते हैं अपन, सॉफ्ट आयन डालते हैं, सॉफ्ट आयन से उसके अंदर का मटेरियल चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, सो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम आल्सो, ठीक है। तो बाद में जाके ये सब म्यू नॉट एन आई करके फॉर्मूला आएगा, बट अभी ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना है म्यू इज मीडियम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किससे बनते हैं भाई, कुछ नहीं, सॉफ्ट आयन कोर लेने का, ऐसा सॉफ्ट आयन कोर के ऊपर बस सोलेनॉइड टाइप का कर देने का, ये बन गया मेरा आई शेप मैग्नेट, ऐसे करने का ये मेरा बन गया हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट यूज होता है डीसी मोटर, एसी जनरेटर एंड बेल में, ये होता है रिलेज में, ध्यान में रखना। अब कोई बोलेगा सर साउथ एंड नॉर्थ कैसे डिसाइड करते हैं, करंट ऐसे गया ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब ऊपर, तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इस तरीके से डिसाइड करना है। अब ये ऐसे जा रहा है तो नीचे नॉर्थ, तो इस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, अब होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, एकदम सिंपल है। फ्लेमिंग का सबसे पहला रूल आता है फ्लेमिंग लेफ्ट, उसके बाद आता है राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एकदम सिंपल, कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इफ वी कीप करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस व्हाट, फोर्स, एंड दैट फोर्स इज बिल, BIL, B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट, लेंथ L, BIL, दिमाग में रखो, BIL बिल, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पहले आता है। फ्लेमिंग भाई पता नहीं लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करता होगा पहले, तो लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, देखो ऐसा ऐसा करना है, एकदम सिंपल ऐसा, ये तीन चीजें। मिडल फिंगर होता है ना, सबसे बड़ा होता है ना करंट आई लेंगे इसको, ये आई होता है, ये फिंगर, फोर फिंगर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी, ये आई होगा, ये बी होगा, ठीक है। और जो फोर्स होगा दैट इज थंब, दिस थंब इज फोर्स, आई, बी एंड एफ, एकदम सिंपल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको पता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी अभी याद रख लो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये करंट, ये देखो, ये करंट आई, ये बी, ये भी आई और ये भी बी, ये दोनों सेम ही है, ये आई मिडल फिंगर और ये बी, और यहां पे थंब जो है वो फोर्स होगा, यहां पे थंब है मोशन ऑफ अ कंडक्टर, एकदम सिंपल, दिस इज मोशन ऑफ अ कंडक्टर। किसमें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पे यूज होगा, फोर्स निकालने में। फोर्स कहां पे यूज है, डीसी मोटर, तो ये यूज होगा डीसी मोटर में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होगा एसी जनरेटर में, दिमाग में रखना, ठीक है। जस्ट अ रिवीजन क्विक। डीसी मोटर क्या होती है, एकदम सिंपल, डीसी मोटर भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्विक रिवीजन। डीसी मोटर ये होती है, ये आर्मेचर कॉइल, देखो यहाँ पे घूम रही है आर्मेचर कॉइल, दिस आर्मेचर कॉइल जो घूम रही है, ठीक है, डीसी मोटर में। क्यों घूम रही है, क्योंकि यहां से अपन ने डीसी सप्लाई दिया है, तो यहाँ पे करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब अपन करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो क्या आता है, फोर्स आता है, बट आपको पता है इन दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कपल। उस कपल के वजह से वो क्या करता है, रोटेट करता है, और इस तरीके से रोटेट करेगा। इसमें देखो ना, ये पूरी की पूरी एक स्लिप रिंग है, उसको कट किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग हो गई है जो कट करते हैं ऐसे, ठीक है। और कट क्यों करते हैं, स्प्लिट रिंग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसको पूरा वन रोटेशन में घूमने के लिए, इफ यू वांट टू रोटेट डीसी मोटर इन वन डायरेक्शन, तो एक पूरा का पूरा जब ये ऐसा स्ट्रेट रहेगा ना, स्ट्रेट देखो, ये जब स्ट्रेट रहेगा ना, तो स्ट्रेट रहने के बाद जब इधर आता है ये,
तो पूरा का पूरा पोलैरिटी रिवर्स होना चाहिए, मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, सो दैट इट विल रोटेट इन वन डायरेक्शन। इतना सिर्फ अभी याद रखो। सो इसीलिए ये ब्रश होते हैं कार्बन ब्रश, जो इनको लगे रहते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रेट जाएगा, ऐसा एकदम ऐसा रहेगा, तो ये ब्रश का कांटेक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो मोमेंटरीली यहां पे ऐसे, जब ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे रहेगा ना पूरा स्ट्रेट, तो मोमेंटरीली ब्रश कनेक्टेड नहीं होते। इतना भी आप दिमाग में रखो, मतलब रट लो भी, किसी को नहीं समझ में आए तो रट लो। और तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर एक्शन, कम्यूटेटिव एक्शन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव, आर्मेचर कॉइल, ब्रश, कार्बन ब्रश, स्प्लिट रिंग्स, आर्मेचर कॉइल एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये सब याद रखना, लिख के आयोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फैराडे एक्सप्लेनेशन, फैराडे ने क्या बोला, दो साइंटिस्ट थे, फैराडे एंड लेंज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला एक रिंग रखी हुई है, देखो यहां पे एक लूप रखी हुई है और बाजू में मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैग्नेट ऐसे ही रखा हुआ है, रिंग ऐसी रखी हुई है, और इसके अंदर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर टू मेजर करंट, तो भी ऐसे रखा है ना तो कोई करंट नहीं दिखेगा, बट जैसे ही मैंने मैग्नेट को आगे पीछे करना चालू किया, मूव करना चालू किया, भाई इसके अंदर करंट जनरेट होता है। मतलब ये मूव किया तो क्या किया, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स से फाई सिंबल होता है, नथिंग बट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स, B into A, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, रेट ऑफ ईएमएफ कब जनरेट होगा, व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, d phi by dt, डेल्टा phi by डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, इससे ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ ई से लिखते हैं। लेंज ने क्या बताया, इट अपोजेस द चेंज, मतलब इट अपोजेस द चेंज मतलब बस। अब एंड इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अभी तो मैंने बताया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होगा, करंट, मिडल फिंगर, आई, बी एंड मोशन ऑफ अ कंडक्टर। अब यहां पे देखो एकदम सिंपल सी बात है, कहां पे यूज होगा ये, एसी जनरेटर में। जब जनरेटर घूमेंगे तो यहां पे देखो, यहां पे दो रिंग्स घूम रहे, तो ये स्प्लिट नहीं है, स्लिप रिंग्स है, यहां पे डायरेक्टली स्लिप रिंग्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो घुमाने वाला जो काम होता है ना, ये एसी जनरेटर में जो घूमता है, वो कौन घुमाता है पता है, आपने देखा पेडल, कभी कभी डायनामो लगा रहता है साइकिल पे, जब हम डायनामो को घुमाते हैं, ऐसा पेडल को घुमाते हैं, तो हम लोग ने इसको घुमाया बाय सम मीन्स, ठीक है। स्टीम इंजन है वो अपने घुमाया इसको, जब घुमाया तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब घुमाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज हुआ क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। और करंट जो जनरेट होता है वो ऐसा होता है, साइनसॉइडल, ऐसे करंट जनरेट होता है, कुछ इस तरीके से, दिमाग में रखना, ठीक है। सबको समझ में इतना चीज। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्विकली कुछ एग्जांपल जो बहुत काम के, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, अरे करंट निकले, करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे सब लोग देखो, अ कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर, अब यहां पे ऐसा ऐसा देखो, ऐसा करके रखा हुआ है, तो बोला है कि यहां से सप्लाई अपने को आइडेंटिफाई करना है, इस क्वेश्चन में कह दिया सप्लाई आइडेंटिफाई करना है कि यहां से करंट जब जाएगा तो फोर्स कब ऊपर आएगा। अब करंट जब ऐसे जाएगा तो फोर्स ऊपर कब आएगा, तब ए और बी में नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। अब एकदम सिंपल सी बात है, आप अपना कौन सा लॉ लगाएंगे यहां पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि फोर्स निकालना है। तो पहले तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है, तो यहां से करंट ऐसे जाएगा। अब करंट सपोज ऐसे गया, अब देखो ना, करंट ऐसे गया, ऊपर फोर्स है, तो करंट कैसे गया, ऐसे, ऊपर फोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अरे करंट आपके तरफ आ रहा है, करंट ऐसे गया, फोर्स ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इधर ना, इस तरफ ना, देखो ना, करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ कब होगा, अरे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ कब होगा, जब ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जाता है, याद करो, ठीक है। अब ऐसा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर सपोज ऐसे करंट गया, अब यहां पे बोला कि यहां पे पोलैरिटी बताओ, ए और बी की पोलैरिटी, सो दैट इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। अब मुझे बताओ, राइट हैंड थंब रूल, करंट ऐसे, अब ऐसे ऐसे सर्कल कब बनेगा, जब करंट कहां पे होगा, ऊपर, अरे करंट ऊपर ऐसे जाने वाला है, करंट ऐसे जाने वाला है, तो ही इस तरीके से बनेगा। अब करंट ऐसे कब जाएगा, जब यहां पे प्लस होगा, यहां पे माइनस होगा, तो करंट ऐसे निकलेगा। सबको समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है इस चीज को। अब ये वाली चीजें, ठीक है, यहां पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने ऑप्शंस बनाए हुए हैं। जैसे करंट इसमें, अभी मैंने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रखा है जो अलोंग नॉर्थ एंड साउथ है, जैसे मैंने इसके अंदर करंट दे दिया, अब करंट ऐसे दे दिया, ठीक है, तो लोगों ने बोला जस्ट नीचे रखा हुआ है, तो लोगों ने बोला ये बार मैग्नेट कहां पे डिफ्लेक्ट करेगा, अभी जस्ट नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे रखा हुआ है तो ये कहां पे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और ऊपर रखा हुआ है तो कहां पे डिफ्लेक्ट करेगा, ये पूछा हुआ है, एकदम सिंपल सी बात है। सपोज इसके नीचे रखते
और ऐसे होता तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड करके ये कुछ इस तरीके से हो जाता, ठीक है, नीचे ऊपर रखते तो कुछ अलग तरीके से हो जाता। ये आपको दिमाग में, ये आपको करना है, ठीक है, नीचे रखना ऊपर रखना, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, बस आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे रहेगा, जिस डायरेक्शन में दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इनके अंदर, वहां पे कंपास नीडल डिफ्लेक्ट रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग यहां पे देखो। सबसे पहली चीज, ये नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है, यहां पे ऐसे टर्न्स दिए, सॉफ्ट कोर है, एक टर्न ऐसे दिए, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, टर्न्स ऐसे दिए हुए, ठीक है, और ये मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर रहा है। तो बोला है कि ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है एक्स और ये वाई, कहां पे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कौन ज्यादा मूव करेगा। सबसे पहले तो मैं यहां पे कुछ कंसेप्ट को रिवाइज कराऊंगा। पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, यहां पे सब लोग यहां पे देखो, एक ऐसे कॉइल है और एक नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैग्नेट है। कोई मुझे बताओ, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैग्नेट जब इसके तरफ आ रहा है तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या बोला था, ये जब इसके तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ईएमएफ ज्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है, तो नंबर ऑफ टर्न जहां पे ज्यादा वहां पे ईएमएफ ज्यादा, ज्यादा ईएमएफ मतलब ज्यादा करंट। तो इस क्वेश्चन को तो एकदम सिंपल है, हु इज ग्रेटर, वाई, ये ज्यादा है ना, इसमें वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यही होगा। बट यहां पे मैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, बट मुझे एक बार बताओ, जब इसके तरफ आ रहा है तो बताओ यहां पे कौन सा पोल आएगा, यहां पे पोल आएगा नॉर्थ, यहां पे पोल आएगा साउथ। तो जो करंट इस तरीके से जाएगा कि यहां पे नॉर्थ पोल आएगा, क्यों, क्योंकि ये जब ऐसा रहा, इट विल अपोज द चेंज। और ये किसने बताया था, लेंज ने बताया था, इट विल अपोज दिस चेंज। ईएमएफ का वैल्यू किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। तो आपको पता है यहां पे एक माइनस साइन होता है, दैट माइनस साइन इज गिवन बाय लेंज, एंड दिस एक्सप्रेशन फैराडे ने बताया था। आपके जस्ट रीजन के लिए बता रहा हूं, मतलब आपके जस्ट नॉलेज के लिए। हाँ, नॉर्थ साउथ पोल दूर जा रहा है तो दिस इज गोइंग लाइक दिस, ये नॉर्थ एंड साउथ ऐसे दूर जा रहा है। अब इसको रुकने के लिए यहां पे कौन सा पोल आएगा, साउथ आएगा, यहां पे कौन सा आएगा, नॉर्थ आएगा। दिस, ये चीज ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लास का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे इसका। देख यहां पे जब करते हैं प्लस एंड माइनस, तो पता है यहां पे करंट जाता है ऐसे, देखो यहां पे करंट जाता है ऐसे। बोला है कि ये ए और बी में कौन सी पोलैरिटी होगी। तो यहां पे देखो ना, जब करंट ऐसे गया, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली मिस्टेक क्वेश्चन कर लेते हैं, करंट ऐसे गया। अब मुझे तो करंट ऐसे गया, अपन ने कैसे डिसाइड किया, राइट एंड थंब रूल। तो भाई करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब क्या देगा, नॉर्थ पोल। तो यहां पे थंब ऊपर है तो नीचे क्या होगा, अरे थंब ऊपर है तो नीचे क्या होगा, साउथ पोल। तो यहां पे नीचे होगा साउथ पोल। और कोई बोलेगा सर इधर साउथ होगा तो इधर नॉर्थ होगा, सीधा डायरेक्टली साउथ एंड नॉर्थ डाल देते हैं। ये नहीं करना है। इस डायग्राम में अच्छे से देखो भाई, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट है ना ऐसे ही आ रहा है, देखो यहां पे ऐसे करके यहां पे आ रहा है। अब करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे भी फिंगर्स ऐसे घुमाओ, ऊपर क्या होगा नॉर्थ, तो नीचे क्या होगा साउथ। यहां पे दोनों जगह पे साउथ पोल्स है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखा था यहां पे, ठीक है। चलो अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपना हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्विक रिवीजन मैंने कर दिया। सब लोग को क्विकली रिवीजन हो रहा है क्या सबको, गाइस देखो ये मेरा थोड़ा सा लेक्चर फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि 7 से 8 चैप्टर्स रिवाइज करना है। ये आपने ऑलरेडी रिवीजन पढ़ा हुए है, क्विकली जो जो चीजें कुछ कुछ सुन रहे हो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ दिमाग में जा रहा है ना, अरे कुछ ना कुछ दिमाग में जा रहा है ना। ओके, आई एम नॉट, मैं जस्ट कुछ लोग की कमेंट रीड कर रहा हूं। सर आई हैव नॉट टेकन एडमिशन इन मास्टर क्लास सो फार फॉर जेईई नीट, कैन आई गेट, तो यू कैन विजिट गाइस, जिनको जेईई नीट का सपोज जिनका एडमिशन लेना है, आप मास्टर क्लास का सेंटर विजिट कर सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कुछ लोगों ने एडमिशंस अलग अलग क्लासेस में ले चुके हैं गाइस। ये थोड़ा सा 1-2 मिनट बता रहा हूं, फिर हम लोग विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैलोरीमेट्री, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। सब लोग सुनो, 2 मिनट का काम है गाइस। कुछ लोग ये अभी पॉइंट इसने डाला है इसलिए मैं बोल रहा हूं गाइस, मास्टर क्लास के सेंटर्स अगेन वी आर नोन फॉर आईआईटी जेईई नीट, मैं वापस बोल रहा हूं। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग साइंस से डरते हैं, बोलते हैं फिजिक्स सर समझता नहीं है, केमिस्ट्री सर समझता नहीं है, मैथ्स सर समझता नहीं है, इसलिए हम साइंस नहीं करेंगे। तो सबके लिए सबसे पहली चीज, हम जब अप्रैल में बैच स्टार्ट करेंगे, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जब आपकी बैच स्टार्ट होगी, हर जगह पे स्टार्टिंग में हर एक अच्छा कंसेप्ट, पहले 3 से 4 महीना आपका कंसेप्ट फिजिक्स में क्लियर मैं कराऊंगा, ध्यान में रखना। ऑफलाइन, हर जगह पे ऑफलाइन आके, तो आपका बेस पूरा का पूरा बनाने का काम मेरा है। ये लेक्चर आपको समझ में आ ही चुका होगा कि भाई हम सिंप्लिसिटी करते हैं। मैं ये लेक्चर क्यों रख रहा हूं,
कि यू विल कम टू नो कि हाउ आई टीच, हाउ वी टीच। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते कि अरे मास्टर क्लास तो अभी 7 साल हुआ है, XYZ इंस्टीट्यूट जैसे एलन, आकाश, पेस है, जो भी XYZ इंस्टीट्यूट, उनको तो बहुत साल हुए, 25 साल, तो वी कांट ट्रस्ट ऑन मास्टर क्लास गाइस। तो फिर रिजल्ट आते क्या हमारे, जो 99.94 परसेंटाइल वगैरह देखा वो आते क्या, नहीं आते ना, सिंपल सी बात है। तो जो भी अपने पास स्टूडेंट आते हैं उनका रिजल्ट हम लोग गारंटेड देंगे, मतलब आपका इंप्रूवमेंट गारंटेड होगा, दैट्स लाइक फॉर श्योर, ठीक है। तो ये आपको आपके पेरेंट्स को बताना है, कन्वे करना है। कोई बोलता होगा कि यार हम इधर जाते हैं, तो आप आपके पेरेंट्स को समझाओ कि भाई स्टार्टअप्स, नए नए स्टार्टअप्स क्यों ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सर्विस देते हैं कंपेयर टू ओल्ड क्लासेस। तो आप जज करो यार, मतलब आपको तो पता ही यार, स्टूडेंट्स हो आप, ठीक है। यू शुड बी द डिसीजन मेकर, नॉट योर पेरेंट्स, ठीक है। चलो, तो रेडियो एक्टिविटी हो गया। अब हम जाते हैं, एक मिनट, अभी हम जाएंगे कैलोरीमेट्री पे। लेट्स गो टू कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री थोड़ा सा मतलब बड़ा सा टॉपिक है, बट ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, तो कुछ चीजें आपको एकदम दिमाग में रखनी है। गाइस, आर यू रेडी फॉर कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री ध्यान से सुनना, ठीक है। कैलोरीमेट्री क्या होता है? व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री एकदम सिंपल सी चीज होती है। कैलोरीमेट्री के अंदर भाई 2 फॉर्मूले हैं, बस वो याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है यहां पे क्या, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q is equal to MC delta T and Q is equal to ML. What is MC delta T? M is mass. C is called specific heat capacity. And delta T is what? Change in temperature, which is temperature difference. आपको पता है फॉर्मूला कब यूज होता है? देखो, M into C को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसका दूसरा भी नाम है थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला कब यूज होता है? जैसे मैंने आपको ये एक चीज दिया है, बोला कि भाई इसको मैंने हीट दिया, ये मेटल, इसको मैंने हीट किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट मुझे बताओ क्या ये फेज चेंज हुआ? नहीं, फेज तो वही है ना, सॉलिड का सॉलिड ही है। जैसे मैंने यहां पे वाटर दे दिया, हीट दे दिया, वाटर तो वाटर ही रहेगा। जब फेज सेम रहता है देन वी यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। और 2 चीजें होती है, जैसे मैंने इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं हीट गेन। सो हीट गेन में Hg लिखा है, इट इज नथिंग बट हीट गेन। इसमें फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा T। और इससे हीट लूज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर, तो Ti माइनस Tf, हीट लॉस्ट। तो डेल्टा T को इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखना, Hg Tf माइनस Ti, हीट लॉस इज Ti माइनस Tf, इनिशियल माइनस फाइनल, दिमाग में रखना है बिल्कुल, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला कब यूज होता है? इसको जो L होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट कैपेसिटी। अब ये कब होता है पता है? व्हेन देयर इज फेज चेंज। फेज चेंज कब होगा? सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस वाटर बन रहा है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री रहता है, आपने सुना होगा, व्हेन फेज चेंजेस फ्रॉम वाटर आइस टू water, temperature remains constant and it is called melting point, which is 0 degree. So there is no delta T, so there is no delta T का term. And when water changes from like water to vapor at 100 degree, it's called boiling point. Temperature remains constant, which is 100 degree. पता है ना, पूरा का पूरा water पूरा का पूरा vapor में convert होगा, temperature constant रहेगा, so there is no delta T here. So इसलिए Q is equal to ML. अरे भाई समझ में आ रहा है? तो ये 2 फॉर्मूले एकदम दिमाग से लगा दो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? एक कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर के अंदर, ठीक है, वाटर है और वाटर के अंदर या कुछ चीज है और उसके अंदर कुछ हम लोग ने डाला। तो कैलोरीमीटर जो होता है ना वो कॉपर का बना होता है, और कैलोरीमीटर जो होता है ना उसमें क्या होता है पता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है पता है? अरे एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी दोनों को टच किया तो क्या होगा? हॉट बॉडी हैज हायर एनर्जी, लो बॉडी हैज कोल्ड बॉडी हैज लोअर टेम्परेचर, लोअर एनर्जी, सो हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसा हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट मतलब एनर्जी सप्लाई करेगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा, इसका एनर्जी कम होगा, अंटिल व्हाट? तो क्या होगा? हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, यहां पे देखो, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी या बॉडीज। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडीज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडीज व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो और समझ में आएगा। हम क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मतलब क्विक क्वेश्चंस, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी MC डेल्टा T, जब मैं लिखता हूं ना तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन क्या? इट डिपेंड्स अपॉन ओनली मटेरियल।
It depends upon only material. It does not depend upon mass. कोई बोल रहा है सर C is equal to Q by M delta T रहेगा सर, so it depends upon mass, it depends upon delta T. भाई नहीं, it is a property of a material. हाँ, किसी ने बोला heat capacity depends upon heat capacity. कोई बोलेगा सर heat capacity depends upon mass of the material and material. M and C ना दोनों, ठीक है, फंसाने के लिए आ सकता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्मल कैपेसिटीज ऑफ द सब्सटेंस। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्यों बोला कि थर्मल कैपेसिटी मतलब क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस ए एंड बी आर सेम इफ मास ऑफ ए इज मोर देन मास ऑफ बी दिया है, विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, सो मास ऑफ ए सी ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी सी ऑफ बी दिया है, स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटीज आर सेम। और यहां पे क्या दिया है, इफ मास ऑफ ए इज मोर, मास ऑफ ए इज मोर देन मास ऑफ बी, अरे ये ज्यादा है मास ऑफ बी से, तो कौन ज्यादा होगा, सी ऑफ ए। अरे डायरेक्टली लिख सकते हो आप, या कोई किसी ने बोला रेशियो विशियो निकालना है तो रेशियो निकाल देंगे, चलो यार, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, सी ऑफ बी डिवाइड बाय सी ऑफ ए। मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तो सी बी ग्रेटर देन, तो यहां से क्या मिला आपने को, सी बी ग्रेटर देन सी ए। बस समझ में आया सबको गाइस। State the principle of calorimetry, अभी बताया मैंने, when a hot body is brought into contact with the cold body, heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body। आप ऐसा नहीं लिखोगे, ये तो मैंने जस्ट no heat loss in the environment, this is the condition, इसको बोलते हैं principle of calorimetry। थोड़ा सा देख लेना, which material is used for calorimeter, copper। क्यों यूज करते हैं, why we use copper for calorimeter to make calorimeter, क्यों, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, तो ज्यादा हीट नहीं खींचता, एंड इट्स अ गुड कंडक्टर, ठीक है। हाँ, कभी भी ऐसा ग्राफ दिखाई देगा ना तो ऐसा आइडेंटिफाई करना होता है, भाई ये क्या है, ये क्या है, या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो मेल्ट होता है, सबसे बाद में बॉइल होता है। और मैंने आपको क्या बोला, देखो ये टाइम होता है, टाइम, तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखो ये टाइम बदल रहा है, देखो ये टाइम का ग्राफ है, ये एक्स टाइम है, ये टेम्परेचर है, तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और हीट दे रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो कब होता है, व्हेन फेज चेंजेस, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पे। सो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। और यहां पे देखो, यहां से यहां पे ये भी कांस्टेंट है टाइम के साथ साथ, तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि पहले कभी भी मेल्टिंग होगा फिर बॉइलिंग होगा ना, तो आप डायरेक्टली 160 एंड 40 लिख सकते हो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एकदम इजी था। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने वैसा का वैसा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने परसों के लेक्चर में भी किया था रिवीजन में, अभी भी कर रहा हूं। जो लोग वापस देख रहे हैं, भाई रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन होगा तो, जब रिवीजन होता है ना तो बहुत अच्छा ही होता है कभी भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम, ठीक है, इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री, कैलकुलेट, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहां पे देखो, हाँ, पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया है। क्या दिया है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, पहले डायग्राम में डालते हैं। एक वाटर दिया है और इस वाटर के अंदर मैंने आइस डाला है, ये आइस है, ठीक है। अब पीस ऑफ आइस ऑफ मास, अब आइस का मास कितना है, मास ऑफ आइस इज 60 ग्राम्स, ठीक है। देखो सब मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ आइस इज, टेम्परेचर ऑफ आइस, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री, आपके लिए 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो जो जो किया है मैंने लिख रहा हूं। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये एल दिया है आइस के लिए, एल ऑफ फ्यूजन दिया है कितना, 336, सब लिख रहा हूं मैं, जूल पर ग्राम, ठीक है। तो रिवीजन भी हो रहा है आपका। अब वाटर, ठीक है। अब सब लोग सुनो, इक्वेशन कैसे सॉल्व करो, सब लोग सुनो अच्छे से, आपको याद आता भी होगा तभी भी सुनो, मतलब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और घर पे जब एक आपके बोर्ड के लेक्चर, आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा ना, उसके पहले ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख लेना, पूरे का पूरा नोट्स पढ़ लेना और एक क्वेश्चन खुद से कर लेना, बस उतना करके भी जाओगे ना भाई, अच्छा मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। हाँ, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर कितना है, 140 ग्राम्स, दिस इज 140 ग्राम्स ऑफ वाटर। टेम्परेचर देखो भाई 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो हु इज हॉटर, वाटर इज हॉटर देन आइस ऑब्वियसली, ठीक है। कभी कभी सेम टेम्परेचर भी रहता है, वाटर 0 डिग्री पे भी रहता है, आइस भी 0 डिग्री पे रहता है भाई, ठीक है। हाँ, सी ऑफ वाटर कितना दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे केल्विन दिया, डिग्री सेल्सियस केल्विन सेम ही है,
कोई चेंज है। अब ये दिया है, बोला है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्या होगा इसमें? सबसे पहले तो चीज, कौन किसको हीट देगा? वाटर हीट देगा आइस को। वाटर हीट देगा आइस को, क्योंकि वाटर इज हायर टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री। तो पहले प्रोसेस समझो, वाटर 50 डिग्री पे, आइस 0 डिग्री पे। वाटर हीट देगा आइस को, तो मुझे बताओ वाटर हीट देगा आइस को, तो क्या वाटर 50 डिग्री पे ही रहेगा? अरे कम होगा ना, तो वाटर का टेम्परेचर सब कम होते जाएगा। और आइस जो है ना वो 0 डिग्री पे, क्या सीधा आइस 0 डिग्री से 1 डिग्री बनेगा? क्या नहीं, पहले आइस क्या होगा? मेल्ट होगा। तो आइस विल मेल्ट, और जब मेल्ट होगा ना तो ये वाटर बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। कब तक? पूरा का पूरा वाटर आइस में, सॉरी, पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो पहले वाटर, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब तक ये टेम्परेचर कम होते गया, क्योंकि हीट देते गया ना इसको। हीट इज लॉस्ट बाय वाटर एंड हीट इज गेन बाय आइस। तो पहले ये 0 डिग्री का आइस, 0 डिग्री का वाटर बना, फिर ये वाटर, और ये कुछ टेम्परेचर अभी 50 डिग्री नहीं है, कम हो चुका है। अब ये टेम्परेचर, ये और ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। ये वाटर आइस से बना हुआ वाटर है, और ये भी वाटर है। दोनों एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज करेंगे। अगेन हीट लॉस्ट इस, ये वाटर करेगा, हीट गेन आइस से बना हुआ वाटर करेगा, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। एंड दैट इज द फाइनल टेम्परेचर। ये पूछा है, समझ में आ रहा है? तो इसमें दो प्रोसेस हो रहा है। यहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है? आइस देखो, सब लोग समझो, सब लोग समझो, ठीक है। आइस मेल्ट होके, पहले आइस 0 डिग्री पे था, वो वाटर 0 डिग्री पे बना। ये सबको समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ml भाई, आइस से वाटर बनने के लिए ml यूज करेंगे। फिर वाटर 0 डिग्री का जो था, मतलब इधर ना आइस, पूरा का पूरा आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर 0 डिग्री जो बना, वो वाटर कुछ फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचेगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? mc डेल्टा t, और यहां पे मास ऑफ क्या है? आइस। अरे वाटर का जो मास है वो वही मास है जो आइस से कन्वर्ट हुआ मास है, नहीं? तो पहले तो ये होगा। अब आइस को हीट मिलने वाला है, आइस को हीट क्या करेगा? मिलेगा। सो हीट इज गेन्ड बाय आइस। तो ये जो है ना, ये Hg है, इट इज हीट गेन्ड बाय आइस। हीट लॉस कौन करेगा भाई? हीट लॉस कौन करेगा? मैं हीट लॉस यहां पे लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं चाहिए तो, हीट लॉस, सॉरी गलत कलर यूज कर दिया। हीट लॉस बाय वाटर, क्या फॉर्मूला आएगा? mc डेल्टा t। सिंपली हीट लॉस होगा वाटर, और वाटर यहां पे कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अरे वाटर तो वाटर नहीं रहा, देखो ना, वाटर था ना, हीट लॉस करेगा वाटर, हीट गेन करेगा आइस। पहले आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, और वाटर, और ऐसा। तो ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला, mc डेल्टा t। यहां पे क्या यूज करेंगे हम? मास ऑफ वाटर, c ऑफ वाटर, डेल्टा t, बस। सबको पता है भाई, एक ही अपना भगवान वाला इक्वेशन। क्या इक्वेशन? हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, बस। हीट लॉस बाय वाटर क्या है? m ऑफ वाटर, c ऑफ वाटर, डेल्टा t। हीट गेन बाय आइस में दो चीजें लिखनी है, इसलिए मैं इसको ब्लू में लिखता हूं चाहिए तो। क्या होगा यहां पे? m ऑफ आइस l प्लस m ऑफ आइस c ऑफ डेल्टा t। ये समझ में है सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन में लिखा है। हीट गेन, यहां पे हीट गेन बाय आइस, बस ये आपको लिखने को आ गया, आपका काम हो गया। अब बस इसमें वैल्यूज डालने भाई, अभी तो क्या है, वैल्यू डालने। मास ऑफ वाटर कितना है? 140। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज में यहां पे लिखना है 140, सी ऑफ वाटर इज 4.2, और डेल्टा टी गाइस, डेल्टा टी जो है ना, अब ध्यान रखना फाइनल टेम्परेचर, देखो इसका टेम्परेचर कम होगा, फाइनल टेम्परेचर ये होगा, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और फाइनल टेम्परेचर टीएफ होगा। तो यहां पे डेल्टा टी क्या होगा? यहां पे डेल्टा टी क्या होगा? ठीक है, यहां पे डेल्टा टी होगा, हीट लॉस्ट है तो इनिशियल माइनस फाइनल। मैंने क्या बोला था? हीट लॉस में डेल्टा टी क्या लिखते हैं? इनिशियल, मतलब 50 माइनस टीएफ। ध्यान में रखना ये चीज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टी ये लिखना, ये गलती से गलत लिख दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, मास ऑफ आइस कितना है? मास ऑफ आइस दिया है 60, लेटेंट हीट कितना है? 336 प्लस मास ऑफ आइस अगेन 60, 4.2, और यहां का जो डेल्टा टी है भाई, यहां का डेल्टा टी क्या होगा? यहां पे आइस का टेम्परेचर, अभी आइस 0 बना और 0 से टीएफ हुआ, तो यहां पे जो डेल्टा टी लिखोगे ना, वो क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल कितना था? 0, तो यहां पे टीएफ माइनस 0, टीएफ माइनस 0 लिखना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन बना, इससे टीएफ निकलेगा, दैट इज माय फाइनल टेम्परेचर। दिस इज हाउ यू
सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको पता है आपके कैलोरीमेट्री का बी पार्ट का सबसे एंड वाला क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ये आ गया तो आपका पूरा का पूरा कैलोरीमेट्री रिवाइज हो जाता है। ठीक है, समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं? देखो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये जो पीसी है थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, क्या डाउट है भाई? क्या डाउट है? किसी का डाउट है? ठीक है, डाउट पूछ लेते हैं। ठीक है, एक किसी का डाउट है सर हीट गेन वाला पार्ट वापस समझाओ। ओके गाइज सब लोग सुनो क्विक, मतलब मुझे एक चीज बतानी है, ये जो लेक्चर में दे रहा हूं फास्ट लेक्चर है। अब तक आप मुझे लगता है कोई भी ऐसे लेक्चर्स में नहीं बैठे होंगे, आई थिंक पूरे इंडिया में मैंने चेक किया था कि कोई भी ऐसा क्विक पूरा का पूरा रिवीजन कर रहा है, मतलब इन वन लेक्चर विथ थोड़ा सा थ्योरी भी और पूरा का पूरा वो भी, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग भी। तो 1.5 आवर में मुझे पूरा का पूरा, आप समझो ना यार, मेरी भावनाओं को समझो, पूरा का पूरा टॉपिक्स मुझे सब रिवाइज करने, तो मुझे फास्ट तो जाना पड़ेगा ना। अरे फास्ट जाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसीलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, तो आप आपके स्पीड से बाद में देख सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स वो भी आप बाद में आराम से कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड के लेक्चर वाला, बोर्ड के पहले के रिवीजन वाला सीन है। ठीक है गाइस, देखिए ना कुछ लोगों ने कुछ चीजें लिखे, सर लेंस लॉ का क्या है? लेंस लॉ समझाओ। लेंस लॉ मतलब क्या होता है ना भाई? लेंस लॉ मतलब बोला था ना, लेंस क्या करता है? अपोज करना। मतलब एक लूप है और यहां पे मैग्नेट जा रहा है, तो इस मैग्नेट को ये लूप करंट ऐसे करेगा कि इसको अपोज करेगा, दिस विल अपोज द मैग्नेट, मतलब इट विल अपोज द चेंज, दैट इज कॉल्ड लेंस लॉ। ठीक है सर, आई वांट टू डू नाटा सो आई कैन जॉइन मास्टर क्लास। यस यू कैन जॉइन मास्टर क्लास फॉर नाटा। कुछ लोग जो लिखा है मैं जस्ट देख रहा हूं। अगेन आज वही क्वेश्चन आया कि सर आई हैव ऑलरेडी पेड द फीस इन एलएन, तो कैन वी जॉइन मास्टर क्लास? यस यू कैन जॉइन मास्टर क्लास, यू ब्रिंग द रिसिप्ट एलएन का। हम फर्स्ट टाइम है तो आपका रिसिप्ट सही होगा, जेन्युइन होगा, तो हमारे फीस से आपकी फीस हम लोग रिड्यूस करके आपको एडमिशन दे देंगे। कैन आई सीट फॉर फ्यू लेक्चर्स आफ्टर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मास्टर क्लास? यस यू कैन सीट, आप आ जाओ। कुछ लोगों को कंपैरिजन करना होता है, अरे मैं एलएन में भी एडमिशन लिया तो मैं मास्टर क्लास के लेक्चर देखना चाहता हूं। यस यू कैन कम एंड अटेंड अवर लेक्चर्स इन अवर सेंटर्स, एनी ऑफ द सेंटर्स, एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑफलाइन डेमो लेक्चर अवेलेबल है क्या? नो, देयर इज नो ऑफलाइन लेक्चर डेमो अवेलेबल ऑफ दिस। ठीक है, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, सॉरी गाइस। ठीक है, चलो हाँ 7 अप्रैल को अपनी बैच स्टार्ट हो रही है, ध्यान में रखना, बस दिमाग में रखना, अक्रॉस ऑल द सेंटर्स। ठीक है, चलो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी गाइस, क्विक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देखो। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्विक। ठीक है, करंट में कुछ टर्म्स है जो आपको एकदम दिमाग में रखने होते हैं। करंट इज इक्वल टू व्हाट इज करंट? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पासिंग थ्रू गिवन एरिया इन सम टाइम, q by t, बस चार्ज पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, ऐसा करके करंट होता है, वो आप देख सकते हो, q by t। ठीक है, इंग्लिश ही है, इंग्लिश तो आपका अच्छा ही। करंट मेजर होता है एम्पियर्स में। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, v इज इक्वल टू व्हाट? वर्क अपॉन चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है वोल्ट में, दिस वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज दिमाग में रखना, जो v होता है ना, v इवन v इज इक्वल टू IR, बड़ा सा ना, इसमें v जो होता है दिस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VB। तो A और B पॉइंट है, तो क्या होता है पता है? चार्ज, तो VA माइनस VB क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को मुझे A से B में या B से A पे लाना पड़ेगा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सो वर्क अपॉन चार्ज इज VA माइनस VB। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिमाग में रखना, ये डेफिनेशन काम के है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चीज है गाइस, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिमाग में रखना है टर्म रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, L अपॉन है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। ये मैंने क्या लिखा है पता है? ये एक बैटरी है। अब इसकी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया आ जाएगा, बट मैं जस्ट क्विक रिवीजन कर रहा हूं। आपको पता है जो बैटरी अपने को सेल मिलता है ना, सेल, घर के पेंसिल सेल पकड़ लो, या आपके मोबाइल का जो एक हाथ, मतलब मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर क्या होता है पता है? उस सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैथोड एंड एनोड होता है। ये A और B, कैथोड एनोड। ठीक है, मतलब एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, सबने पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब क्या करते हैं हम, जब बैटरी जो होती है ना, हम लोग लोड को लगाते हैं। लोड मतलब रेजिस्टेंस, जैसे ये पंखा, लाइट, उसको लगा दिया तो यहां से करंट जाएगा। करंट जाएगा मतलब क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मतलब अरे इलेक्ट्रॉन मूव करते ही इस डायरेक्शन में, करंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट सुना होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे।
ठीक है। तो आपको पता है जब चार्ज मूव करता है ना तो वर्क तो करना पड़ता है। तो ध्यान में रखना पूरा का पूरा, मतलब जैसे मैंने पूरी बैटरी है और बैटरी के अंदर पूरा का पूरा चार्ज घूम रहा है, मतलब एक सेल है और सेल के अंदर पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब पूरे के पूरे सर्किट में चार्ज घूमेगा। चार्ज ए से निकलेगा, पूरा बाहर एक्सटर्नल सर्किट में घूमेगा, फिर इंटरनल सर्किट में घूमेगा, वापस इधर तक आएगा। तो उसको टोटल वर्क करना पड़ा W। सो नाउ दिस W इज टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा? बाहर का वर्क और अंदर का वर्क, तो W डैश प्लस W, ठीक है। बाहर का वर्क क्या होगा? W डैश। W डैश मतलब ये A से B में जो बाहर का रेजिस्टेंस लगा होगा ना, लोड, उसके अंदर W डैश वर्क होगा, अंदर W होगा। अब वर्क अपॉन चार्ज करेंगे तो वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहां पे ध्यान में रखना पूरा का पूरा, ये दिमाग में रखना, मतलब पूरा का पूरा बैटरी में A से निकल के पूरे बैटरी में वापस A तक ही आना है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट, जिसको हम लोग बोलते हैं EMF। वर्क डन इन द एक्सटर्नल सर्किट, ए से बी में एक्सटर्नल सर्किट में मूव करना है, तो वो वर्क W डैश बाय Q, इसको हम बोलते हैं V। V इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, दिमाग में रखना है। यहां पे इस कैपिटल V को क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये जो वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस A और B का, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। दिमाग में रखो, मैं कौन से कलर में डाल दूं? इस तरह, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सो नाउ दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये अपने सामने सुना होगा, मैं रिवीजन कर रहा हूं भाई, ठीक है। अब यहां पे देखो, और ये वर्क अपॉन चार्ज जो अंदर जा रहा है, अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाई इंटरनली। बैटरी में इंटरनल भी चार्ज जब मूव करेगा ना इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, तो वहां पे भी रेजिस्टेंस तो आएगा ही ना उसको, तो वहां पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो स्मॉल v होता है। तो भाई टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला? आप बैटरी जब यूज करोगे तो ध्यान में रखना, जब बैटरी यूज करोगे तो बैटरी का A और B पॉइंट आपको यूज करने को मिलता है। तो वो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा EMF से कम होता है। देखो ना, EMF माइनस V दिए, अरे V ऐसे लिखोगे, ये V इधर लेके जाओगे तो E माइनस V दिखेगा ना। और ध्यान में रखना, इस V को हम लोग और भी लिख सकते हैं, I इंटू कैपिटल R, I रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इस स्मॉल v को क्या लिखते हैं? I इंटू स्मॉल r, BD इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब भाई एक बात बताओ मुझे, जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा? EMF माइनस ये स्मॉल v। अब कभी कभी बोला जाता है भाई ये स्मॉल v जीरो हो सकता है क्या? ये जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? स्मॉल v जीरो कब होता है? जब करंट जीरो होगा या इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का रहेगा नहीं, आर, स्मॉल r की वैल्यू जीरो होगी। आपको पता है स्मॉल r जीरो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है बैटरी का, तो आइडियल बैटरी बोलते हैं उसको। या फिर आई जीरो होना पड़ेगा। आई कब जीरो होगा? जब बैटरी अपन कनेक्ट ही नहीं की है, बैटरी ऐसी दी है बस, उसको कोई सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, देयर इज नो करंट, तब EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है गाइस, ध्यान में रखना। चलो जो भी है, अब रेजिस्टेंसेस इन सीरीज फॉर्मूला क्या है? व्हेन सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस, R1 R2 R3 में सेम करंट पास हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। आर सीरीज कैसे निकालते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे, R1 R2 R3 R4 पैरेलल होंगे, तो हाउ टू कैलकुलेट पैरेलल रेजिस्टेंस? 1 अपॉन RP, पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये सब आपको पता है, अच्छे से आपने किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज, पावर, पावर ऑफ द बैटरी क्या होगा? व्हाट इज पावर ऑफ द बैटरी? ये पता नहीं क्या नंबर कौन सा आया है, जा ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। पावर, पावर क्या होता है? अब जैसे आपको पता है बैटरी अपने लगा सर्किट में, तो बैटरी अपने में से करंट निकालेगा, तो दैट V इंटू आई, दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई इज माई पावर। अब ओहम्स लॉ तो आपको सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो इस V के जगह या I के जगह V अपॉन R डालो तो V स्क्वायर बाय R बनेगा, और V के जगह I R डालो तो I स्क्वायर R बनेगा। ये पावर है। पावर वॉट में मेजर होती है, एंड व्हाट इज पावर? एनर्जी अपॉन टाइम। किसी को एनर्जी निकालना है तो पावर इंटू टाइम कर देने का, ये भी क्वेश्चन आएगा। सो एनर्जी क्या होगा? पावर इंटू टाइम, तो VI इंटू टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी, बस ये हो गया एनर्जी। एकदम सिंपल सी बात है, समझ में आया? कैन EMF भी जीरो? यस, EMF जीरो होगा मतलब बैटरी कुछ ही नहीं काम की, ठीक है, मतलब बैटरी है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कुछ डाला ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो यस, पानी डाल दो, पानी के अंदर दो कैथोड एनोड डाल दो, तो कुछ काम का ही नहीं है उसका, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो फटाफट क्विक, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, रिलेशंस, EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। अब मैंने क्या बोला था, क्या याद रखने के लिए बोला था भाई? टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस V। V को हम लोग ने क्या बोला था? IR। इसको क्या बोला था? अब मुझे तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा?
E इज इक्वल टू वी ऑलवेज? नो। V इज ग्रेटर देन E, V इज ग्रेटर देन E हो सकता है क्या? नहीं। V इज लेस देन E कब हो सकता है? V इज लेस देन E व्हेन सेल इज इन यूज। तो यस ये है। चलो मैं पूछता हूं ये कब पॉसिबल है? व्हेन दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कब है? V ग्रेटर देन E कब पॉसिबल है? V कब E से ज्यादा होगा? व्हेन बैटरी चार्जिंग। आपको पता है एक बैटरी होती है ना, ये बैटरी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना फंसाने के लिए। ये बैटरी के अंदर करंट जा रहा है, सपोज प्लस एंड माइनस होगा, आपको पता है बैटरी के अंदर करंट जा रहा है। अब जनरली ऐसा लिखाते हैं ना पर ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस इंटरनेशनल, यही तो बैटरी होती है और ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो जनरली करंट कहां पे निकलता है? बाहर निकलता है। लेट्स से इफ आई एम चार्जिंग द बैटरी, मतलब करंट कैसे घुस रहा है बैटरी के अंदर? व्हेन यू चार्ज द बैटरी ना, तो बैटरी के अंदर करंट घुस रहा है। इस केस में ये पॉसिबल है। V इज ग्रेटर देन, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन E, तो ये तो चार्ज होगा ना, ठीक है, ध्यान में रखना है चीज, ठीक है। यस यू विल गेट दिस स्लाइड्स फॉर रिवीजन, टेंशन मत लेना, ये सब स्लाइड में भेज दूंगा। पिछले बार भेजा नहीं था, इस बार भेज दूंगा। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये तो अरे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बाई A। दिस रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय L, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये सब आप इंग्लिश लिख सकते हो। व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द लेंथ इज डबल? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ध्यान में रखना, अगेन लाइक स्पेसिफिक कैपेसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट हैज नथिंग टू डू। कोई बोलेगा रेजिस्टिविटी इज A by L, L बढ़ेगा तो A कम होना चाहिए। नो गाइस, दिस इज कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन क्या? इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। इट ओनली चेंजेस विथ व्हाट? टेम्परेचर। भाई सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस फॉर मेटल्स। फॉर सेमीकंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, याद है ना? हाँ, एंड फॉर सम कुछ मटेरियल्स होते हैं कांस्टेंट एंड मैंगनीज, इन टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं फॉर देम विथ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डजंट चेंज, इट इज कांस्टेंट, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। An appliance rated 440 watt and 220 volt is connected across 220 volt supply. Calculate the maximum current that appliance can draw and calculate the resistance of the appliance. अब सिंपल सी बात है, कहीं आपको कब V आए, कब V स्क्वायर बाय R, कब I स्क्वायर R कब यूज करना है वो बताऊंगा यहाँ पे। अप्लायंस रेटेड, अब पावर दिया है, तो जो दिया है सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हो पावर जो दिया है वो लिखने का। 440 वॉट पावर दिया है, करंट दिया है 220 वोल्ट, ये दिया है एंड इट इज कनेक्टेड अगर 220, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे तो कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट, तो अरे पावर मैक्सिमम करंट पूछा है, ठीक है, करंट नहीं वोल्ट दिए, सॉरी, ठीक है। अब एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या पूछा है? करंट पूछा है ना, तो P इज इक्वल टू वी आई करेंगे। I की वैल्यू क्या होगी? P बाई वी। P बाई वी मतलब P कितना है? 440 डिवाइड बाई 220, तो आंसर कितना आएगा? 2 एम्पियर करंट, बस, ठीक है। ये करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट। अब कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? अरे V दिया है, P दिया है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R यूज करेंगे, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाय P हो जाएगी। अरे वी स्क्वायर कितना है? 220 का स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर इन डिवाइड बाय 440, बस 110 ओम। सबको समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें यार। 7 8। अब ये डायग्राम, ये क्वेश्चन उस दिन भी करा था, इस दिन भी करा रहा हूं, फटाफट क्विकली यहाँ पे देख लेना। इस क्वेश्चन आपको पता है ये पूरे के पूरे चैप्टर्स के मैंने कंप्लीट लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, वो भी मेरे प्लेलिस्ट में, या मैं वो प्लेलिस्ट भी आपको भेज दूंगा। मैं प्लेलिस्ट बनाने के लिए बोलता हूँ और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी भेज दूंगा। किसी को पूरा का पूरा सब सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं या रिविजन क्विक करना है, पूरा करंट रिलेटेड चैप्टर्स का रिविजन भी किया है मैंने, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम अबाउट रेजिस्टेंसेस ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे, मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। सॉरी गाइस, किधर गए क्वेश्चंस? यहाँ पे, हाँ, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। यहाँ पे पूछा है फाइंड करंट दिया है, फाइंड करंट थ्रू दिस 3 ओम रेजिस्टेंस एंड R पूछा है, तो ये करंट I1 पूछा है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल r है वो पूछा है यहाँ पे R। तो मैं यहाँ पे क्विकली सर्किट को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया है? यहाँ पे देखो, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, 1.5 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है, स्विच है, और यहाँ पे एक बैटरी है। देखो ये EMF होता है, इसको बोलते हैं EMF 1.8 वोल्ट, और ये होता है स्मॉल रेजिस्टेंस R। थोड़ा सा यहाँ पे मैं EMF टर्मिनल वोल्टेज भी रिवाइज कर दूंगा। तो 1.8 वोल्ट इज EMF, ये स्मॉल R है। तो बोला क्या है?
ठीक है, सब लोग सुनो, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजें और मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से जैसे ही मैंने करंट को ऑन किया तो करंट यहां से ऐसे जाने लगा, और करंट की वैल्यू कितनी दी है, 0.3 एम्पियर। तो इसमें तो आर पूछे, ठीक है, और इसके अंदर का करंट पूछा, एकदम सिंपल सी बात है। अब एकदम मुझे एकदम सिंपल बात, 3 ओम 1.5 ओम 4 ओम आर ओम, ठीक है। तो 3 ओम एंड 1.5 ओम, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, आपको एक चीज समझना जरूरी है कि ये 1.8 वोल्ट की बैटरी 0.3 एम्पियर करंट निकाल रही है। मतलब इस बैटरी को थोड़ी पता है कि भाई कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये बैटरी 1.3 एम्पियर करंट निकाला, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सब कुछ मिला के। और पता है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बैटरी को क्या लगेगा, बैटरी तो अपना करंट निकालने का काम करेगा, उसको लगेगा एक ही रेजिस्टेंस है, बट उसको थोड़ी पता है इतने सारे रेजिस्टेंस है, बैटरी तो बेवकूफ बन रहा है, ठीक है। तो जो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकाल देंगे, कितना होगा पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट मतलब क्या, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, V डिवाइड बाय I। नाउ V डिवाइड बाय V इज 1.8 डिवाइड बाय 0.3, कितना हुआ 6 ओम। भाई 6 ओम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, मतलब सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके कितना आएगा, 6 ओम आएगा। अब मेंटली कैलकुलेट करो, 3 ओम 1.5 उसको बोलते हैं पैरेलल, कितना हुआ है 3 ओम 1.5 ओम, टोटल कितना हुआ, कैलकुलेट करो, मैंने लिखने के पहले कैलकुलेट करो, कितना होगा ये, कितना होगा ये, 1/3 प्लस 1/1.5, अरे 1/R1 प्लस 1/R2, कितना हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/3 1 ओम हुआ, जिनका नहीं हुआ बाद में कैलकुलेट करो। ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, और ये R ओम है, इनमें सेम करंट जा रहा है, देखो सेम करंट, तो सब कुछ क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो आपको पता है ये जो R इक्विवेलेंट 6 ओम आया ना, इट इज इक्वल टू क्या, ये 1 प्लस 4 प्लस R, अरे ये 6 से 5 है, तो R की वैल्यू कितनी हुई 1 ओम, एकदम सिंपल भाई, कुछ है ही नहीं, तो 1 ओम आया है, ठीक है। तो ये 1 ओम आ गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा है, यहां पे करंट कितना होगा। अब यहां पे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, यहां पे लोग मिस करते हैं। ये करंट है I1, ये करंट है I2। आपको जब करंट I जाता है और I1 I2 निकालना होता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपके आईसीएसई की बुक में लिखा हुआ है, ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है। आपको पता है I1 कितना होता है, I1 इज इक्वल टू, जो करंट आ रहा है ना I इंटू ये रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2, फॉर्मूला पता है क्या है। और करंट I2 इज इक्वल टू क्या, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है, ये इससे ही अपना आंसर आ जाएगा। देखो I कितना है 0.3, मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, बड़े दिमाग में रखना है। 0.3 इंटू R2 कितना है 1.5 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कितना है 3 प्लस 1.5 कितना, अरे 3 प्लस 1.5 4.5, तो आपको पता है ना 1/3 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1 एम्पियर। भाई 0.1 एम्पियर करंट जाएगा यहां से, ठीक है, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड पता है, दूसरा मेथड भी एकदम सिंपल है। करंट कितना जा रहा था, देखो ये आपको सबको पता होगा मेथड, नहीं, यहां पे करंट कितना जा रहा था 0.3 एम्पियर करंट जा रहा था। आपको पता है यहां पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया होता तो ये 3 ओम एंड 1 ओम, 3 ओम एंड 1.5 ओम, कितना ओम है 1 ओम, 1 ओम से 0.3 एम्पियर करंट जा रहा है। कभी भी हमेशा ओम्स का दिमाग में रखना है, V इज इक्वल टू IR, I 0.3 R 1 ओम, कंप्लीट ना, तो IR कितना है 0.3 वोल्ट। सपोज इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि सर बताओ यहां पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, कितना होगा IR 0.3 इंटू 1 कितना 0.3 वोल्ट। तो मतलब ये 3 ओम जो है ना 3 ओम, उसके अंदर भी 0.3 वोल्ट, और 1.5 ओम के अंदर भी 0.3 वोल्ट, दोनों के अंदर 0.3 वोल्ट है। वापस V इक्वल टू IR लगाओ, 3 ओम के अंदर 0.3 वोल्ट है, 3 ओम इन 0.3 वोल्ट, तो V 0.3 डिवाइड बाय 3, V बाय R, 0.3 बाय 3 कितना 0.1, तो इसके अंदर करंट कितना गया 0.1 हो, अरे 0.1 एम्पियर। समझ में आया, सिंपल है। कोई बोलेगा सर इधर वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, ये इस 4 ओम के अक्रॉस, सिंपल 0.3 एम्पियर करंट जा रहा है ना, 0.34 से जा रहा है, तो कितना आएगा 0.3 इंटू V इज इक्वल टू IR, 0.3 इंटू 4, 4 3 12, 1.2 वोल्ट, तो इसका रीडिंग होगा 1.2 वोल्ट। इस तरीके से निकालना होता है, कभी कभी ऐसा दिखा जाएगा वोल्ट मीटर का रीडिंग बताओ। चलो कोई बोलेगा टर्मिनल वोल्टेज बताओ, इस क्वेश्चन में और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
ऐसे अपना क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज ये होता है, फाइंड दिस वोल्टेज, ऐसा पूछा है किसी ने, मतलब यहां पे वोल्टमीटर लगा है ना, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज, याद करो। अरे टर्मिनल वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, EMF माइनस IR। EMF कितना है 1.8 माइनस I कितना है 0.3 इंटू 1, तो कितना आएगा आंसर 1.5 वोल्ट। नाउ 1.5 वोल्ट इज टर्मिनल वोल्टेज। देखो एक क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका रिवाइज हो गया, ठीक है, सिर्फ पावर का पार्ट छोड़ के। चलो पावर का पार्ट एक छोटा सा पार्ट है पावर का, वो भी कर लेते, पावर एनर्जी वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ना गाइस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। ये नंबर जो है ना बहुत तकलीफ दे रहा है यार, ये नंबर पहली बार आया है, मुझे पता नहीं कहां से आया है ये नंबर। देखो ऐसे आपकी जिंदगी में ना ऐसी कुछ कुछ चीजें रहेगी जो तकलीफ देती रहेगी, ठीक है। जैसे मुझे नंबर तकलीफ दे रहा है, आपको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा होगा, ठीक है। चलो अब एन इलेक्ट्रिक आयन इज रेटेड 220 वोल्ट 2 किलोवाट इफ द आयन इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स डेली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर अ 1 वीक। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, पावर दिया है 2 किलोवाट, जो दिया है सब लिख के रखते हैं अपन। इफ द आयन इज यूज फॉर 2 आवर्स, इसको 2 आवर्स यूज करना है डेली। कॉस्ट ऑफ रनिंग फॉर 1 वीक पूछा है। अब 1 वीक करना, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो कितना यूज हो गया, कितना टाइम यूज हो गया, कितना टाइम यूज हो गया, तो टाइम कितना यूज हो गया, ये 2 आवर्स तो डेली है इनटू 7 डेज, तो 14 आवर्स तो यूज हो रहा है, ये 14 आवर्स यूज हो रहा है। कॉस्ट दिया है 4.25 पर किलोवाट आवर, किलोवाट आवर दिया हुआ है, ये टाइम दिया, तो टोटल कितना पावर यूज हुआ, पावर 2 किलोवाट है इतने टाइम के लिए, तो एनर्जी कितनी एनर्जी यूज हुई, पावर इंटू टाइम ना, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम कितना है 2 इंटू 14, 2 किलोवाट आवर इंटू 14, तो कितना हुआ 28 किलोवाट आवर, इतना यूज हुआ, इतनी एनर्जी 4.25 पर किलोवाट है। अरे तो ये 4, तो कितना पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा 228 किलोवाट आवर इंटू 4.25, बस इतना रुपीस लगेगा। बाहर होंगे तो डॉलर लगेगा। सबको समझ में आएगा तो इस तरीके से अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने रिवाइज कर दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना अभी कैलोरीमेट्रिक करंट, ये जो मेन चैप्टर्स थे हो चुके हैं। अब क्विकली सब लोग देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं करता हूं मशीन्स, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 1.5 घंटा नहीं, आई थिंक 1 आवर 15 मिनट्स हो चुके अपने। नाउ वी हैव जस्ट 15 मिनट्स गाइस, सब 15 मिनट ही बचे हैं 1.5 घंटे के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे भी ऐसे रिकॉर्ड बनाना होता है कि मतलब 1 आवर 15 मिनट्स में या 1 आवर 20 मिनट्स में कंप्लीट फिजिक्स, मतलब 7 या 8 चैप्टर्स रिवाइज कर दिया, ठीक है, तो मजा आएगा ना आपको भी, ठीक है। गाइस सब लोग सुनो, 1 मिनट ना, सब लोग अभी क्या हो गया ना, मतलब 1.5 घंटे से बैठे हैं आप लोग, बराबर ना, तो एक 10 सेकंड के लिए सब लोग 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, सब लोग क्विकली आंखें बंद करो, तो फ्रेश महसूस करोगे। मुझे पता है आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो, लास्ट के 3 चैप्टर से क्विकली, ठीक है, आंखें बंद करो सब लोग। अरे बहुत छोटे चैप्टर है, क्लोज योर आईज गाइस, सब लोग बंद करो आंखें। चलो, यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट लेक्चर, डोंट वरी, ठीक है। चलो यहां पे देख लो, ओके मशीन्स। अब मशीन क्या है, ठीक है, मशीन में 3-4 चीजें दिमाग में रखनी होती है। सबसे पहले तो होता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, कोई मशीन क्यों बनाते हैं भाई, काम इजी हो ना, अपना काम इजी होना चाहिए, तो उसकी बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब अपना काम ना अलग अलग तरीके से इजी हो सकता है। कोई बोलेगा मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा ताकत बहुत कम है, मैं 100 न्यूटन ही फोर्स लगा रहा हूं, बट मुझे 1000 न्यूटन वाली चीज उठानी है, तो 100 न्यूटन से 1000 न्यूटन वाली चीज कैसे उठा सकता है तू, तो फोर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। सो मैकेनिकल एडवांटेज फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। तो कुछ मशीन्स होते हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। कुछ मशीन्स होते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा मूव करूं, जैसे अपनी ये सीजर, मैं थोड़ा सा ही मूव करूं, ज्यादा काटना चाहिए लंबा, तो अपना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो होता है कुछ लोग का बहुत ज्यादा, कुछ लोग का कम। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड अपॉन एफर्ट्स, दिमाग में रखना, लोड अपॉन एफर्ट।
वेलोसिटी रेशियो को क्या बोलेंगे अपन? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, उल्टा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय एफर्ट, डिस्टेंस एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ लोड, दिमाग में रखना। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट वर्क डिवाइड बाय इनपुट वर्क। आउटपुट वर्क मतलब, अब इसको डायरेक्टली करके मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। जब एफिशिएंसी 100% है तो ये दोनों सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी 100%। ठीक है, बहुत अच्छा एफिशिएंट इंजन है। अब इंजन मतलब मशीन है। अब लीवर्स, आपको पता है 3 टाइप के लीवर्स होते हैं। लीवर्स 3 टाइप के होते हैं, क्लास 1 लीवर्स, क्लास 2 एंड क्लास 3। व्हाट इज क्लास 1 लीवर? एकदम सिंपल, आपने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्सेस में पड़ता है। तो यहाँ पे क्लास 1 लीवर क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये फलक्रम है जिसके अबाउट से सीसॉ वगैरह देखा है ना आपने, तो फलक्रम है जिसके अबाउट ऐसा घूमता है। तो यहाँ पे देखो, इसको लोड जहां पे लगाए, और एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब जो हम जहां पे ताकत लगाएंगे, एफर्ट्स। तो फलक्रम से जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसको बोलते हैं लोड आर्म। ठीक है, तो क्लास 1 लीवर में, अब पता है क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में होता है, एफर्ट्स एंड लोड बाजू बाजू में होता है। ठीक है, अब एफर्ट्स कहीं पे भी हो सकता है, लोड कहीं पे भी हो सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप देखोगे ना, एफर्ट्स इंटू एफर्ट आर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं वो, मतलब एक चीज समझो आप, यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी, क्योंकि ये एफर्ट लोड कहीं पे भी हो सकता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। सेम थिंग विद वेलोसिटी रेशियो, कुछ भी हो सकता है। क्लास 1 के लिए कुछ भी हो सकता है। क्लास 2 लीवर्स देखो, क्लास 2 लीवर थोड़े से अलग है। क्लास 2 लीवर में देखो क्या होता है। क्लास 2 लीवर में यहां पे देखो फलक्रम ये होता है, और एफर्ट जो है, मतलब कम एफर्ट लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, तो एफर्ट दूर होता है, लोड नजदीक होता है, तो कम एफर्ट्स में भी हम लोड को उठा सकते हैं। दैट इज क्लास 2 लीवर्स। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि लोड जो है ना, ध्यान में रखना, मतलब कम एफर्ट्स में लोड को उठा सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा है? तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। क्लास 3 लीवर्स में मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों लेस देन 1 होता है। और इसमें क्या होता है पता है? एफर्ट नजदीक रहता है, लोड दूर रहता है, तो ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं उतना ही लोड को उठाने के लिए। यहां पे कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे लोड को उठाने के लिए। तो ये क्लास 3 लीवर होता है। सबके मैंने एग्जांपल दिए। क्लास 1 लीवर क्या क्या होता है? प्लायर्स, स्पेयर, शेयर्स, सॉरी कहां पे गया, यहां पे। ठीक है, हाँ, तो ये चीज ठीक है। क्लास 2 लीवर्स, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, ये सब कुछ आप लोग देख लेना। बस आपको देखना है फलक्रम। फलक्रम कहां पे होता है? लोड, आपको ज्यादा ताकत लगेगी ना, ज्यादा ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, मतलब एफर्ट्स आपका बहुत ज्यादा होगा लोड से, तो क्लास 3 हो गया। एफर्ट्स आपका कम है, तो ज्यादा लोड उठाने के लिए एफर्ट्स कम डालने पड़ रहे, तो कंफर्म क्लास 2 होगा फलक्रम। लेकिन दोनों एक साइड होने चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दिमाग में रखना है। ये मैंने क्विक रिवीजन के लिए दिया था। फिर उसके बाद पता है ये सिस्टम होता है। अब क्या होता है? जो सेम चीज, एफर्ट्स एंड लोड, लोड मतलब लोड जिसको उठा रहा है अपने को। तो अब ये पुलिस क्यों आया, ये तो अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले, पता है जेई में अप्रैल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही मैंने एकदम सुपरफिशियली बता रहा हूं आपको। आदमी ना देखो, पुली कब यूज होता है पता है? ये पुली सब फिक्स होती है, ये पुली का मास नहीं होता यहाँ पे, ये पुली का कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं होता। तो ये फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली है। देखो यहाँ पे मूवेबल पुली एंड फिक्स पुली दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फिक्स पुली है। पुली क्यों होता है? मुझे कुछ उठाना है तो मैं ऐसे उठाऊंगा ना, जैसे मोबाइल को मुझे उठाना है तो मुझे ऐसे उठाना पड़ेगा। बट वही उस मोबाइल को मुझे उठाना है, पुली की तरफ से डाला, तो ये रस्सी दे दी, तो उसने खींचा मैंने, तो मोबाइल ऊपर गया ना। तो मैंने क्या किया? पुली की वजह से क्या हुआ? एफर्ट मुझे ऐसे लगाना पड़ता था, अभी मैं ऐसे लगा रहा हूं, डायरेक्शन बदल दिया। ठीक है, और इसमें एकदम दिमाग में रखना है, मतलब इसमें लॉजिक के दिमाग में रखना है, जो एफर्ट्स में डालूंगा तो इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा टी, ये सेम होगा। वन स्ट्रिंग हैज वन टेंशन, इज कॉल्ड आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये टेंशन सेम होगा। तो टेंशन सेम है, एफर्ट्स मैंने नीचे लगाए थे, कोई आदमी खींच रहा है, तो जो एफर्ट होगा उतना ही टेंशन होगा। दिमाग में रखना, एफर्ट एंड टेंशन दोनों सेम है। अब आपको याद क्या रखना है पता है? ठीक है, कभी भी एक चीज याद रखना, पुली दिया है, हाँ, ये पुली में ऐसा है, ठीक है, ऐसे, तो ध्यान में रखना ये स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा। तो ये टी है, ये टी है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2t। हमेशा याद रखो, मतलब उल्टा भी लिखूंगा मैं तभी भी वही सेम चीज, जैसे ऐसा है,
यहां पे टेंशन टी होगा, तो यहां का टेंशन कितना होगा 2t। और मैंने क्या बोला, टेंशन ही एफर्ट्स है, जो एफर्ट्स होगा उतना ही टेंशन है। तो यहां पे आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मैंने एफर्ट्स ई लगाया और ये लोड है, इस लोड को उठाना है, तो पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ, ये टेंशन एंड लोड सेम हो गया, मतलब एफर्ट्स एंड लोड सेम हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज। समझ में आ रहा है? एफर्ट्स, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है पहले में, भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सबको पता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लो अभी तो देखा ना भाई, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, तो लोड एंड एफर्ट दोनों सेम है, वन आ गया लोड बाय एफर्ट। यहां पे क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज लोड, अब यहां पे ये टेंशन है टी टी, तो इसके अंदर का टेंशन कितना होगा, अरे इसके अंदर का टेंशन कितना होगा, ये टी और टी, तो इधर टेंशन कितना है 2t, अब टेंशन ही ई है तो 2e, तो लोड जो हो जाएगा वो 2e हो जाएगा। तो यहां पे इस केस में लोड इज इक्वल टू 2e हो जाएगा, सबको पता है ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज यहां पे क्या हो जाएगा, लोड बाय एफर्ट्स, लोड कितना है 2e बाय e, तो आंसर क्या है 2, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2, जितना मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही वेलोसिटी रेशियो, दिमाग में रखना। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, यहां पे ये जो चीज है ये x से मूव करेगा, कैसे याद रखने का, ये x से मूव करेगा, ठीक है, तो ये जो है ना ये डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करने का, ये x बाय 2 से मूव करेगा, तो रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है उल्टा ना, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, या डिस्टेंस ऑफ डी बाय डीएल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय लोड। तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x डिवाइड बाय x बाय 2, तो यहां पे आप वेलोसिटी रेशियो भी देखोगे, ये जस्ट मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा x डिवाइड बाय x बाय 2, तो आंसर कितना आएगा 2। तो देखो ना, मैकेनिकल एनर्जी एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम हुए 2 और 2, तो 2 बाय 2 कितना आया, एफिशिएंसी कितना है 1, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे भी सेम चीज, यहां पे भी भाई सेम चीज, मल्टीपल पुली, ये टेंशन T है, T इज इक्वल टू एफर्ट है, मैं एफर्ट से खींच रहा हूं, ये T और T, तो ये कितना हुआ 2T, 2T मतलब कितना 2 इंटू ई। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो T इज इक्वल टू एफर्ट्स मैंने डाला यहां पे, ठीक है, अब T इज इक्वल टू ई हुआ, तो ये T है, तो इधर भी T और T, तो इधर कितना हुआ 2T, ये 2T, तो इधर कितना 4T, ये 2 टाइम्स होता है, ये 4T और 4T, तो यहां पे कितना हुआ 8T, 8 टाइम्स एफर्ट, 8 टाइम्स एफर्ट, तो 8 टाइम्स एफर्ट, तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लोड 8 टाइम्स है तो 8 हुआ, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना हुआ 80 होगा। अब देखोगे ना, ये x से मूव करेगा, ये x बाय 2 से, ये x बाय 4 से, x बाय 8 से, ठीक है, इस तरीके से करना होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से सुना होगा आपने, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम मतलब ये होता है, देखो ध्यान रखना कभी भी ना, ये पुलीज है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ब्लॉक, इसको बोलते हैं लोअर ब्लॉक, अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक, और ये पूरा का पूरा ऐसा घुमाया रहता है ऐसा। इसमें भी देखो ना क्या है, यहां पे देखो 4 है, 4, अब सेम चीज, अरे एफर्ट यहां पे डाला तो ये टेंशन T और T, अब ये T और T, तो इधर कितना होगा 2T, बट ये देखो कैसे गया है, ये पूरा मतलब, एक मिनट, यहाँ पे कुछ और है क्या, नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ऐसा गया है, ये ऐसा जाके वापस ऐसा है, तो इसको डायरेक्ट याद रखने का, कैसे क्या याद रखने का, T और E है, तो ये T और T, तो इधर का टेंशन 2T हो गया, ये पूरा घूम के आया वापस यहाँ पे T और T, तो इधर कितना हुआ 2T कितना हुआ 4T, 4 टाइम्स एफर्ट, तो इसका वेलोसिटी रेशियो कितना होगा 4, मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा 4, समझ में आया। और इसको ऐसा कनेक्ट होता है। अब ये 5 ब्लॉक सिस्टम है, सॉरी 5 पुली सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा जाके ऐसा, बस ऐसा करते रहने का, ड्राइंग बनाने का, बस आपने पढ़ाई होगा वो टी और टी, तो यहाँ पे देखो ना टी और टी, तो 5 है 5, तो टोटल जो है ये पूरे लोड के 5T आ रहा है, और T इज इक्वल टू E होता है, तो 5 टाइम्स, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना है 5, मैकेनिकल एनर्जी कितना है 5, याद आया थोड़ा बहुत, मशीन हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, तो मैंने क्विकली आपको याद दिलाया है, बस कुछ है नहीं, काम क्या है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये ये सब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस एज रेशियो V बाय V 4, वो ड्रॉ करना है, वो तो आपको आ ही जाएगा, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्विकली बता रहा हूँ, नेम अ सिंगल पुली इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड एंड एफर्ट इज नॉट द सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो सिंगल मूवेबल पुली, ये वाली, ये सिंगल मूवेबल पुली, यहां पे एफर्ट एंड लोड सेम नहीं है, फिक्स पुली में एफर्ट एंड लोड सेम है, ये क्वेश्चन था वो,
स्टेट वन एडवांटेज ऑफ दिस पुली, इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर हो गया ना, डबल, मतलब डबल लोड उठा सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2, मतलब डबल लोड उठा सकते हैं। देखो ये वाला, ये सब क्वेश्चन है ना, आप डायरेक्टली कर लेना अभी, ठीक है। सिंगल पुली इज यूज बिकॉज ऑफ व्हाट चेंज, ये सब कुछ पता ही है। इन द डायग्राम शोइंग बिलो द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट इज, वेलोसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट निकालना होता है। ये x से मूव करेगा तो x/2 से, तो वेलोसिटी रेशियो कितना होगा 2, जितना मैकेनिकल एडवांटेज उतना वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ये भी सब आपको अभी जस्ट देखा है, राइट, अभी जस्ट दिखाया मैंने सब कुछ। ये मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कितना होगा इसका 4, देखो ना, t 2t/4, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थे, एकदम ईजी थे। यहाँ पे मशीन्स बहुत ईजी है एक्चुअली देखा जाए तो, एनर्जी भी बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ नहीं, मैं ऑलमोस्ट अभी खत्म कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। इसका मैं ये भेज दूंगा। कुछ लोग होंगे तो अभी सर बहुत हो गया सर, मतलब काफी सारी चीजें पढ़ा दी आपने, अभी दिमाग में घुस नहीं रहा है, ठीक है। चलो, वैसे भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में फोर्स एंड एनर्जी बता चुका हूं मैं, बट यहाँ पे मैं एटलीस्ट, मुझे तो चलो एक करना है, फोर्स करूं या एनर्जी करूं, बताओ जल्दी, फोर्स करूं या एनर्जी करूं, या दोनों क्विकली बता दूं फास्ट। फोर्स करूं या एनर्जी करूं, कुछ लोगों ने फोर्स लिया, कुछ लोगों ने एनर्जी लिखा है। चलो क्विकली देखो यहाँ पे, क्विकली देखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वैसे भी अप्रैल मंथ में मिलने वाले हो भाई, और ध्यान में रखना यार, डायरेक्टली कॉमर्स विमर्स में शिफ्ट मत मारना, कॉमर्स आर्ट्स में आओ यार, साइंस को इजी बना देंगे, इंटरेस्टिंग बना देंगे आपके लिए, ठीक है, टेंशन मत लेना। हाँ, वो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में जाओगे तो शायद से डिफिकल्ट बनेगा, बट अपने साथ इजी बनेगा, ठीक है, मार्क माय वर्ड, ठीक है। फोर्सेस, अब ध्यान में रखना क्या होता है ना, एक मिनट मैं आपको बताऊं फोर्सेस में क्या याद रखना होता है, ठीक है। फिर कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो एकदम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 2-4 पॉइंट है, याद रखोगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। सबसे पहले व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर से जा रहा हूं और कर रहा हूं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स, जब फोर्स लगा है ना, जहां पे फोर्स लगा है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इस पॉइंट पे मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है अबाउट दिस लाइन ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज F इंटू डी, F इंटू डी। अब ये जो फोर्स है ना, इस अबाउट दिस पॉइंट, इसको क्लॉकवाइज घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। जब क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको हम निगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो पॉजिटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। सेकंड चीज, आप इतना ध्यान रखना, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे एक्ट करता है? आउट ऑफ द पिच, मतलब सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में। एक टुवर्ड सेंटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट ध्यान में रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी फोर्स है, रियल फोर्स ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ये इमेजिनरी है, और उसका वैल्यू कितना होता है पता है? mv²/r, ये होता है भाई सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, दिमाग में रखना। अब ये सब कुछ हो चुका है। ये कभी कभी याद रखना होता है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन मीटर, कितना डाइन? तो 10⁻⁷, क्योंकि 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, 1 मीटर 10⁻² डाइन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना? आप ध्यान में रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जैसे इसका मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा पॉइंट मास, पूरा का पूरा मास कन्वर्टेड एक पॉइंट में, सिंगल पॉइंट में, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वो निकालने का तरीका क्या पता है? सारे मीडियंस को ड्रॉ करने का, ठीक है, और वो सारे मीडियन का जो इंटरसेक्शन होगा, दैट इज माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, ठीक है। और इफ द ट्रायंगुलर मीडिया लैमिना, ऐसे मैंने मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, देखो ट्रायंगुलर लैमिना जो है ऐसे मैं इस तरीके से करके इसको मतलब यहाँ पे एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट जहां से मैं हैंग कर रहा हूं उसके जस्ट नीचे आ रहा है। दिस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको सेंटर ऑफ मास भी बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे आ रहा है। तो गाइस ध्यान में रखना, मेरा पूरा का पूरा mg फोर्स यहां से जा रहा है। अब mg फोर्स जा रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? अरे मोमेंट ऑफ फोर्स mg, अरे लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही आ रहा है पॉइंट, तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा 0 होगा, 0। इसीलिए वो कुछ रोटेट करेगा ही नहीं, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट इज ऑलवेज 0, बिकॉज देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया था। अब ये किसी ने बोला कि सर
यहां पे इस डायग्राम में F1, F2, F3 ऐसे 3 फोर्सेस है। अबाउट पॉइंट ए सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स किसका होगा? विच विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। पहले F3 का निकालते हैं। F3 का लाइन ऑफ फोर्स तो ये होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, D3 बोलेंगे। F2 का तो ये होगा, मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं। F2 का ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा D2। और F1 का क्या होगा? देखो F1 का ये होगा, परपेंडिकुलर D1। मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है? F1 इंटू D1 जो है सबसे ज्यादा है ना, बिकॉज D1 इज सबसे ज्यादा, राइट। तो इस फोर्स F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिकॉज D1 इज प्रोवाइडेड F1, F2, F3 सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कराता है? चीजों को रोटेट कराता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, ये एक ऐसा है, यहां पे क्या दिया है? डायग्राम शोज द बैलेंस पोजीशन ऑफ द मीटर स्केल। मीटर स्केल ऐसे करके बैलेंस करके रखे 40 पे। इट इज बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट, बैलेंस्ड, इस पॉइंट पे बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है? सपोज तो इसमें बोला कौन सा डायग्राम सही है। ठीक है, मतलब इसको मैंने शिफ्ट किया तो ये कैसे बिहेव करेगी, तो ध्यान रखना, ये इसका जो मास है वो W1 है, इसका मास है W2। अब W1 एक्ट करेगा इधर से 20 से, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? ये डिस्टेंस कितना बचा? 20 सेंटीमीटर बचा। W2 एक्ट करेगा कहां से? यहां पे देखो ना, इधर से 30 से, तो 30 सेंटीमीटर बचा। तो अब बेसिकली क्या हुआ? अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ फोर्स ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू W1 एंड W2। ये W2 ऐसा घुमाएगा, W1 ऐसा घुमाएगा, दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? सेम होगा। तो W1 इंटू 20 इज इक्वल टू W2 इंटू 30। तो कौन बड़ा है इसमें? बड़ा कौन है भाई? W1 बड़ा है ना। W1 इज ग्रेटर W2 इंटू 3/2। भाई ये ज्यादा है, तो W2 बड़ा है, सॉरी W1 बड़ा है। तो अब मुझे बताओ, W1 सपोज बड़ा है तो क्या होगा? ये जो चीज है फलक्रम, उसको मैंने इस तरफ मूव किया, तो W1 ऑलरेडी बड़ा है और मैं ऑलरेडी उसको और बढ़ा रहा हूं। मतलब ये W1 इधर है और अभी भाई ये मैं W1 और बढ़ा रहा हूं मैं, मतलब इसका डिस्टेंस भी बढ़ा रहा हूं मैं, तो भाई ये ऐसे ही घूम करेगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन वगैरह तो सब कुछ हो गया अपना, ये सब कुछ हो गया। एक लास्ट का क्वेश्चन कर लेते, काम खत्म इसका फोर्स का। अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। ये इक्विलिब्रियम में दिया है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। इस मीटर स्केल का वेट निकालना है। ये फोर्स दिया है, इसको बोलते हैं 40 ग्राम फोर्स। 40 ग्राम फोर्स का मतलब क्या है? इसका मास जो है 40 ग्राम है। एक्चुअली फोर्स होता है mg, न्यूटन में आता है, बट आप लोग को g की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। सो इट इज 40 ग्राम फोर्स। 40 ग्राम फोर्स मतलब 40 ग्राम का जो वेट है वो है वो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो अभी बोला है यहाँ पे क्या बोला? कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। तो सिंपल सी बात है, वेट कितना होगा? तो पूरी एक मीटर स्केल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे रहेगा? 50 सेंटीमीटर पे, तो इधर रहेगा। तो ये तो 50 सेंटीमीटर है और यहां पे पूरा का पूरा वेट जो W लिखा है मैंने, जो अपने को निकालना है। तो ये कितना डिस्टेंस पे है? अभी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। सबको दिख गया? हाँ, ये कितना डिस्टेंस पे है? 25 सेंटीमीटर पे है। तो सिंपल सी बात है, इसका और इसका, इस फलक्रम के ऊपर दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? सेम होगा। इधर कैंसिल करेगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब कैंसिल करेगा तो क्या होगा? 40 ग्राम फोर्स में लिखता 40 इंटू 25 शुड बी इक्वल टू W इंटू 20। तो W की वैल्यू कितनी आई? 22 जा 50। तो ये 50 ग्राम फोर्स इतना आएगा वेट। सबको समझ में आया? अब बोला कि which of the following option is correct to keep the ruler in equilibrium when 40 ग्राम फोर्स वेट is shifted to 0 सेंटीमीटर मार्क। अब भाई ये 40 सेंटीमीटर 0 पे शिफ्ट किया तो भाई ये फलक्रम कहां पे शिफ्ट करेगा? अरे भाई फलक्रम जो है, अभी इसको शिफ्ट किया तो ऐसे मूव करने की कोशिश करता, तो फलक्रम कहां पे शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स 0 मार्क ना, टुवर्ड्स 0 मार्क शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए ना भाई। तो जितना ये शिफ्ट होगा उतना ही ये फलक्रम भी शिफ्ट होगा यहाँ पे, अदरवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इनबैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस बताए
क्विकली बताएं, ठीक है गाइस। अब लास्ट का पार्ट है एनर्जी। मुझे पता है बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो तुम लोग भाई, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, काफी सारा लेक्चर हो चुका है, थोड़ा लेक्चर मैंने ज्यादा ही ले लिया है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ, वर्क के क्वेश्चन, सॉरी किसी ने बोला कि सर वर्क के क्वेश्चन बताओ, इसी के अंदर वर्क के क्वेश्चन लिख देता हूँ गाइस। वर्क जो होता है ना, वर्क डन कितना होता है पता है? व्हाट इज वर्क डन? वर्क के क्वेश्चन इसमें आएंगे, सॉरी एनर्जी में आएंगे, सब लोग सुनो, वर्क के क्वेश्चन एनर्जी में आएंगे, ठीक है। एकदम लास्ट गाइस, एकदम लास्ट के 5 मिनट रुक सकते हो ना? लास्ट के 5 मिनट भाई रुक जाओ, बस 5 मिनट रुको, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स के एग्जाम के पहले भी लिखूंगा मैं, मतलब एक सेशन रखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। एनर्जी, नो व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। मैं एनर्जी डायरेक्टली क्वेश्चन करते करते अपन आंसर कर देंगे, ठीक है। एनर्जी क्या है? व्हेन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी किसमें लिखते हैं? हाफ mv²। नाउ व्हेन द स्पीड इज डबल, v को डबल कर दिया तो v² मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 4 टाइम्स हो गया, इट बिकम्स 4 टाइम्स। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। द एनर्जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है? द एनर्जी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन द वॉशिंग मशीन इज, अरे वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है, एकदम सिंपल है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द वर्क टू बी नेगेटिव? अब एक सिंपल, सब लोग सुनो, वर्क का फॉर्मूला याद रखना है, ये मैं पूरा बता रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। वैसे ये फोर्स लगा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो होता है एंगल होता है। तो पहले तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, और सबसे ज्यादा वर्क कब होगा, वर्क मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो? फोर्स एंड, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वर्क सीधा F इंटू एस लिखते हैं। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर का एंगल 180 मतलब एंटी पैरेलल, तो cos 180 कितना होता है पता है? -1। तो वर्क होता है माइनस। तो निगेटिव वर्क कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। आपके लिए निगेटिव वर्क कब होगा पता है? जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, या आप जब बड़े होंगे तो पढ़ोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा जब है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो वर्क पॉजिटिव होता है। थीटा जब 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वर्क निगेटिव होता है। थीटा इज इन बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में वर्क इज निगेटिव, 0 से 90 डिग्री के में वर्क इज पॉजिटिव, और वर्क का डेफिनेशन ये होता है। तो इसमें तो ठीक है यार, मतलब वर्क निगेटिव कब होगा? थीटा 90 से 180 होगा, बट टू द पॉइंट 180 डिग्री पे निगेटिव होगा, ठीक है। नेम द फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh डिवाइड बाय h से क्या मिलेगा? mg विच इज वेट मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय द क्रेन व्हाइल लिफ्टिंग। अब पावर जो होता है, ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब पावर स्पेंड बाय द क्रेन व्हाइल लिफ्टिंग लोड ऑफ मास 2000 kg। अब 2000 kg का मास है, मास mg मतलब कितना? 2000 इंटू 10, अरे 10 दिया है यहाँ पे, तो 20,000, अरे भाई 20,000 न्यूटन का ये फोर्स आ गया, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है? 1.5, बस ये होगी पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। तो इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है यार, वर्क जो मैंने बोला Fs cos थीटा एंड पावर इज F इंटू V, दिमाग में रखना। फिर सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट का क्वेश्चन गाइस, लास्ट का क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट का क्वेश्चन। यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारे लेक्चर्स की, टेंशन मत लेना। यहां पे सब लोग सुनना। अ कार ऑफ मास 120 kg इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ, अब यहां पे देखो कार ऑफ मास, तो मास दिया है 120 kg, इट इज मूविंग at a speed of 18 km per hour and it accelerate to attain a speed of 54 km per hour in 5 seconds। तो इनिशियल वेलोसिटी दी है 18 km per hour, मतलब कितना मीटर पर सेकंड? 18 km per hour से करना, तो 18 into 5/18 करते हैं ना, याद करो भाई, 5/18, तो आंसर कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना? 54 इंटू 5/18 मतलब कितना? 15 मीटर पर सेकंड, ये इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन, टाइम भी दिए, टाइम दिया है भाई 5 सेकंड्स। अब ये सब दिया है, ये सब दिया है। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट वर्क डन बाय द इंजन। अब वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए भाई? वर्क डन के लिए अपने को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए।
फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, ये होता है मेरा फोर्स। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया नहीं है तो पहले वो निकालते। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एडी, बचपन में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एडी, 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 t, t मतलब कितना है 5। तो यहां से तो मुझे क्या मिल गया, अरे यहां से मुझे मिल गया a मिल गया 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। मास ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ना, डिस्प्लेसमेंट तो a किससे निकलेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बचपन में पढ़ा होगा। u कितना है 5 इंटू टाइम 5 प्लस हाफ इंटू a कितना है, अरे भाई a कितना है 2 दिया ना अपन ने, इंटू t स्क्वायर 5 स्क्वायर 25। अब यहाँ पे 2 कैंसिल, 25 50 मीटर्स, बस हो गया काम। a मिल गया, s मिल गया और मास मिल गया, बस इसमें डाल दो मास 120, a 2, डिस्प्लेसमेंट 50। इतना जूल वर्क करना पड़ा, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। सबको समझ में आया भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पावर ऑफ द इंजन, अरे पावर ऑफ द इंजन क्या होगा, F इंटू वी। अरे तो फोर्स आया ना, मास इंटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो पता ही है कितनी है 15, बस पावर ऑफ द इंजन, काम खत्म, ठीक है। सबको समझ में आया क्या भाई, सबको समझ में आया क्या, ठीक है। नहीं F इंटू वी नहीं करना है इसमें, सॉरी, पावर क्या करना है, टोटल वर्क, क्योंकि एवरेज पावर है, टोटल वर्क अपॉन टाइम, जो ये वर्क आया ना डिवाइड बाय टाइम करने का 5, ध्यान रखना, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम इज पावर, ठीक है। सबको समझ में आया, आई होप आपको ये पूरा का पूरा सारे के सारे चैप्टर्स मैंने अराउंड 7 से 8 चैप्टर्स मैंने क्विकली बता दिए हैं, ठीक है गाइस। मैं अगेन वापस बोल रहा हूं, मैं ध्यान में रखना, ये जितने भी एफर्ट्स हम लोग अभी डाल रहे हैं 10th में, भाई IIT JEE नीट में तो और मजा आने वाला, आप मतलब सोच ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको एकदम 0 लेवल से क्लियर करेंगे, अपर लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए IIT JEE नीट जैसे एग्जाम से डरो मत, अरे आओ और पढ़ो तो सही। और जब हम 0 लेवल से पढ़ाएंगे ना, ये तो मैं रिवीजन कर रहा हूं, अरे 0 लेवल से पढ़ाएंगे ना तो हर एक टॉपिक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और 3 से 4 महीने में आपके सब आपको मतलब अच्छा बना देंगे, फिजिक्स से डर, मैथ से डर निकाल देंगे आपका, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं, बाय। इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेट दोनों कोर्सेज अवेलेबल है गाइस, अब आके विजिट कर लेना, मिलते हैं। मैं इसका रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दूंगा। बाय कर लो सब लोग गाइस, अरे बाय कर लो, बाय बाय एवरीवन, बाय गाइस, बाय एवरीवन।